हाँ भैया, जैसे मेरे संग्राम भैया हैं ऐसे ही आप हो। हम तीनों भाई हैं, मम्मी हम तीनों की हैं। आप हमारे साथ रहेंगे, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। सहस ने भी उसे हौसला दिया। मम्मी, आपको याद है एक बार मैं बहुत बीमार हो गया था और मरते मरते बचा था। तब आपकी सेवा और प्यार ने ही मुझे बचाया था। मैं बीमार पता है क्यों हुआ था? वो उस रेखा ने मुझे एक चॉकलेट दी और कहा कि छोटे को देनी है। खास हिदायत दी थी कि मैं ना खाऊं। तब मुझे उस पर शक हुआ और मैंने वो छोटे को नहीं दी और खुद खा ली थी, इसलिए बीमार हो गया था। मैं बीमार हुआ तो मुझे आपका साथ ज्यादा मिला। आप मेरे पास ही सोती थी। तब मैं सोचता था कि काश मैं बीमार ही रहूं। हर्ष बोलकर मम्मी से लिपट गया। ना बेटा, ऐसा नहीं कहते, मम्मी ने उसे कहा। संग्राम और छवि कमरे में अकेले थे। संग्राम उसके पास बैठ गया। उसने छवि का हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। जान हलक तक आ गई थी। जब तक तुम्हें होश नहीं आया मैं भगवान से दुआ करता रहा कि तुम्हें ठीक कर दे। आखिर उसने मेरी सुन ली और तुम ठीक हो गई। उसने उसके हाथ को चूमते हुए कहा, उस दिन जब मैंने हर्ष के हाथ में चाकू देखा तो उस वक्त मुझे भी कुछ नहीं सूझा। मुझे बस मम्मी को बचाना था। संग्राम जी, वैसे हर्ष को मम्मी से क्या दुश्मनी थी? वो कुछ बोल रहा था कि मम्मी उसे छोड़कर आई वगैरह वगैरह। मुझे समझ नहीं आया। छवि बोली, ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। नहीं संग्राम जी, अभी सुनाइए। छवि ने जिद की। तो सुनो, मेरे सगे पापा की डेथ के बाद बड़ों के कहने पर मेरी मम्मी को दूसरी शादी करनी पड़ी। जो पापा हैं ये उनके दूसरे पति हैं। हर्ष उनका और उनकी पहली पत्नी का बेटा है। सिर्फ सहस ही मेरा सगा भाई है। ओह, तो वो बड़े भैया भी इनके बेटे थे? नहीं, वो बुआ के बेटे थे। कुछ महीनों पहले उनकी डेथ हो गई थी। इस पापा ने बुआ और चाचा के साथ मिलकर बहुत जुर्म किए। मम्मी को बहुत तंग किया तो सहस को लेकर यहाँ आ गई। संग्राम ने शॉर्ट में सारी कहानी सुनाई। लेकिन उसने मम्मी को मारने की कोशिश क्यों की? इस पापा ने मम्मी को धोखा दिया। असल में उनकी पहली पत्नी जिंदा थी। उन्होंने पैसों के लिए ही शादी की। उनकी असली पत्नी हर्ष की आया बनकर हमारे घर में रहती थी, पर वो दोनों हर्ष को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। मम्मी हर्ष को प्यार करती थी तो वो उनको ही मम्मी समझने लगा। लेकिन उनके आने से इसे लगा कि मम्मी सिर्फ छोटू को प्यार करती है, उसे नहीं करती। बस इसलिए उसने चाकू निकाला था। वो चाकू से खुद को मारने का नाटक करने वाला था, पर तुमने गलत समझ लिया और उसके सामने आ गई। संग्राम बोला, सच्ची मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। मम्मी ने पुलिस को बुलाया था, इससे तो हर्ष को और भी बुरा लगा होगा ना? नहीं, वो ठीक है। अब छोड़ो ये बातें और आराम करो। उसने आगे झुककर उसके माथे पर किस किया। छवि ने प्यार से उसकी तरफ देखा। कुछ देर बाद मम्मी और सहस भी वापस आ गए। छवि सो गई थी। संग्राम उन्हें लेकर बाहर आ गया। अब कैसी तबीयत है उसकी? संग्राम ने पूछा। हमसे बात करके काफी फर्क पड़ा है। हमने प्यार दिखाया तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मम्मी बोली, चलो अच्छा है, उस पर तरस आ रहा है। इतने इंटेलिजेंट बच्चे को ऐसी बीमारी। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद सहस से बोला, सहस तुम मम्मी को घर ले जाओ, थक गई होंगी, घर जाकर आराम कर लेंगी, सुबह ले आना। कहकर संग्राम ने उन दोनों को घर भेज दिया। उनके जाने के बाद संग्राम कमरे के बेंच पर बैठकर अपना काम देखने लगा। तभी वहाँ सिड और हर्ष आ गए। हर्ष ने बेड पर लेटी छवि की तरफ देखा। उसे बहुत दुख हो रहा था, पर संग्राम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया कि सब ठीक है। वो लोग बाहर आ गए। इसे छुट्टी मिल गई है, डॉक्टर कहते हैं अब इसमें फर्क दिख रहा है। ये जितना माँ के साथ रहेगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। सिड ने बताया, जाओ फिर पहले इसे मम्मी के पास छोड़ाओ, फिर आना चाहो तो आ जाना, नहीं तो रेस्ट कर लेना। संग्राम बोला। सिड हर्ष को लेकर घर आ गया। मम्मी और सहस ने उसके आने की खुशी मनाई। हर्ष को फील हुआ कि वो अपने घर में है और ये उसके अपने हैं। मम्मी ने मौली से कहकर उसकी पसंद का खाना बनवाया। हॉस्पिटल। छवि उठी तो उसने देखा कि संग्राम सामने बेंच पर बैठा काम कर रहा है। वो उसे देखती रही। काम करता हुआ वो और भी हैंडसम लग रहा था। यही सोच रही हो ना कि पहले वाले संग्राम से ये वाला कितना हैंडसम है? उसने हंसते हुए कहा, जी नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम असली भी हो, कहीं नकली तो नहीं। वैसे मुझे पहले वाला ज्यादा पसंद है, क्योंकि कोई लड़की डर के मारे उसे देखती नहीं थी, वो सिर्फ मीरा था। अब ऐसा चेहरा है तो हर लड़की आपको देखने लगेगी और आपसे बातें करने के बहाने ढूंढेगी। आज की बात है, मैंने आपको बाहर से बुलाने को कहा तो नर्स आपस में लड़ने लगी कि वो जाएगी और वो जाएगी। इतने में आप आ ही गए। मन में टेंशन होती है कि कहीं कोई और ना आपको ले जाए। छवि ने अपनी परेशानी बताई। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? जब सब मुझसे डरते थे, कोई मेरी तरफ देखता नहीं था, उस वक्त तुमने मुझे प्यार दिया। जब मैंने तुमसे पहले किसी से प्यार नहीं किया तो अब क्या करूंगा? बाकी मेरा दिल बहुत ही छोटा है, इसमें तुम्हारे सिवा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। कहकर संग्राम छवि के होठों को किस करने लगा। छवि ने उसे रोक दिया। संग्राम जी हटिए, हम हॉस्पिटल में हैं, कोई आ जाएगा। तब संग्राम को होश आया और वो बोला, क्या करूं? तुम्हें देखकर मेरा दिल, मेरा जिस्म मेरे बस में ही नहीं रहता। दिल करता है बस तुम्हें प्यार करता जाऊं। संग्राम ने उसके हाथ को कस के पकड़ लिया। उसे खुद पर बहुत गर्व था कि कोई भी लड़की उसकी इच्छाओं पर काबू नहीं कर सकती, पर उसे क्या पता था कि छवि उसके दिलो दिमाग पर इस तरह छा जाएगी कि उसे जगह तक का होश नहीं रहेगा। ये सोचकर उसने उसका हाथ चूम लिया। छवि ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही मदहोश कर देने वाली नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों से प्यार टपक रहा था। छवि ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। क्या हुआ, हाथ क्यों रखा? देखने से तो कुछ नहीं होता। संग्राम ने पूछा। ऐसे देखोगे तो मैं भी भूल जाऊंगी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। कहकर छवि ने शर्मा कर अपना मुंह अपने हाथों में छुपा लिया। संग्राम ने उसके कान के पास होकर छेड़ते हुए कहा, एक बार ठीक हो जाओ फिर तुम्हें सारी दुनिया भुला दूंगा। कहकर उसने हंसते हुए उसके बालों को सहलाया। छवि, डॉक्टर आ गए। संग्राम ने कहा तो उसने मुंह पर से हाथ हटाया और उस तरफ देखा तो संग्राम हंस रहा था। वो भी हंस पड़ी। खाना तैयार हो गया था तो संग्राम का खाना लेकर सिड हॉस्पिटल जा रहा था तो उसने सहस को एक शीशी देते हुए कहा, सहस ये हर्ष की दवा है, अगर वो किसी बात से दोबारा पहले की तरह करने लगे तो ये गोली उसके मुंह में डाल देना। वैसे तो चांस कम ही लग रहे हैं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। भैया एक काम करते हैं, आप यहाँ रुको, खाना देने मैं जाता हूँ। इससे हर्ष का भी हो जाएगा कि उसे मम्मी के पास अकेला छोड़ा है, और अगर उसे कुछ हुआ तो आप उसे संभाल भी लोगे। मैं उनसे बात करके जाऊंगा। सहस बोला, चलो ये भी ठीक है। सिड बोला। सहस ऊपर मम्मी के पास आया। हर्ष वहीं था। उसने हर्ष से कहा, भैया मैं भैया भाभी को खाना देने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप मम्मी का ख्याल रखना। सिड भैया भी यहीं है। कहकर उसने मम्मी को इशारा किया और चल दिया। हर्ष बहुत खुश हुआ कि इन्होंने इसे अपना लिया है। वो बोला, हाँ तुम जाओ, मैं मम्मी का ख्याल रखूंगा, लेकिन ध्यान से जाना। हर्ष बोला।
सहस के जाने के बाद हर्ष मम्मी और सिड के साथ बात करता रहा। वो बोला, मम्मी जी पता है जब आप आ गए थे ना तो मुझे एक बार बुखार हो गया था। मैं उस वक्त आपको बहुत मिस कर रहा था। मेरे पास बैठकर मेरे सर पर ठंडी पट्टी रखने वाला कोई नहीं था। मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सर पर ठंडी पट्टी रखी थी। मैं खुश हो गया कि आप आ गए हैं। मैं उठकर खड़ा होकर देखने लगा तो ये संग्राम भैया थे। आपके बाद किसी ने मुझसे प्यार नहीं दिया। आपके बाद किसी ने मुझे प्यार दिया तो उन्होंने ही दिया, इसलिए मुझे आप दोनों के सिवा किसी का प्यार नहीं चाहिए। हर्ष बोला, हॉस्पिटल। सहस खाना लेकर उनके पास आ गया था। उसने संग्राम को खाना पकड़ाया। संग्राम उसे देखते ही बोला, तू क्यों आया? सिड नहीं आया? भैया, सिड भैया तो आ ही रहे थे, मैंने ही उन्हें रोक दिया। मैंने सोचा कि उसे मम्मी के पास छोड़ने से उन पर अच्छा असर होगा और अगर कुछ हो भी जाता है तो सिड भैया उसे मुझसे अच्छा संभाल सकते हैं। उन्होंने देखा है कि उन्हें कैसे हैंडल करना है, इसलिए मैं उन्हें वहाँ छोड़कर खुद आ गया। सहस बोला, जानते हो सहस, जब मैंने हर्ष को देखा था तो वो बहुत ही एक्टिव सा, शरारती सा बच्चा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। छवि बोली, वो शुरू से ही बहुत सेंसिटिव था। उसे छोटी छोटी बात इफेक्ट करती थी। वो खुशी मिलने पर बहुत खुश हो जाता और सारे घर में गाना गाने फिरता। वो खुशी मिलने पर बहुत खुश हो जाता और सारे घर में गाना गाते फिरता और दुखी होने पर घर के किसी कोने में छुपकर बैठ जाता था। बस यही प्रॉब्लम इंसान के दिमाग पर असर करती है। जब ये खुशी या गम हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। उसके साथ यही हुआ। हम अपने में खो गए और उसके बारे में सोचा ही नहीं, इसलिए ये सब हुआ। गलती हमसे ही हुई है। संग्राम बोला, भैया अब समझ आया कि भाभी उस दिन क्यों इतने हौसले से कह रही थी कि आप उसका सब कुछ हो। सच में आपकी सोच हम आम लोगों से बहुत ऊपर की है। मुझे खुशी है और गर्व है कि आप मेरे भैया हो। सहस बोला, छोड़िए बात, तूने खाना खा लिया या नहीं? आज मिलकर खाते हैं, आजा। फिर छवि को देखकर पूछा, तुम्हें कुछ खाना है? पर रहने ही दो, तुम हॉस्पिटल का ही खा लिया करो, तुम्हारे लिए वही अच्छा है। संग्राम बोला, सहस मीना का फोन आए तो उसे ये सब मत बताना। मेरा मतलब हर्ष के बारे में मत बताना। अब जब सब ठीक हो गया है तो सब अच्छा ही बताना। छवि बोली, भाभी अच्छा बताऊंगा पर लिमिट में। अगर उसे भैया या हर्ष भैया पसंद आ गए तो? सहस ने चिंता जताते हुए कहा, सहस मैं पहले डाउट भी कर लेती कि शायद तू इनका भाई नहीं है, पर आज इस बात से पक्का हो गया कि तू इन्हीं का भाई है। ये भी ऐसे ही हर्ष और तेरे बारे में सोचते थे। छवि हंसते हुए बोली, कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। सहस मैं पहले डाउट भी कर लेती कि शायद तू इनका भाई नहीं है, पर आज इस बात से पक्का हो गया कि तू इन्हीं का भाई है। ये भी ऐसे ही हर्ष और तेरे बारे में सोचते थे। छवि हंसते हुए बोली, क्या भैया, मेरा तो बनता है क्योंकि आपको पता नहीं था कि मैं आपका भाई हूँ, पर हर्ष भैया से जलन बुरी बात है। उसने संग्राम की तरफ देखकर कहा, पर संग्राम चुपचाप खाना खाता रहा मानो वो किसी और से बात कर रहे हैं। अब ये नहीं बोलेंगे, असल में खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए ना, कहकर छवि हंस दी। सहस भी हंस दिया। वो लोग काफी देर बातें करते रहे। इस दौरान संग्राम ने खाना खा लिया था। फिर वो फ्री होकर बैठा तो बोला, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें चेतावनी इसलिए दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इनके चक्कर में पड़ो। ये मेरे भाई थे, पर तुम्हारी ये पहली शादी थी। तुम इन रिश्तों को शायद समझ नहीं पाती, इसलिए मैंने ऐसा कहा, समझी? संग्राम बातों को घुमाते हुए बोला। सहस और छवि दोनों ने सिर हिलाकर हाँ कहा। अच्छा सहस, तुम घर जाओ, आराम करो, बहुत बिजी दिन था आज, तुम सफर करके आए और रेस्ट तक नहीं किया। संग्राम बोला, ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, आपके कपड़े इस बैग में पड़े हैं, बदल लीजिएगा। अच्छा भाभी, बाय, अपना और मेरे भैया का ध्यान रखना, कहकर वो चला गया। संग्राम उसे बाहर तक छोड़ने गया और उससे बोला, मम्मी का ध्यान रखना, सिड को मैं कह दूंगा, वो भी वहीं सो जाएगा, तुम माँ के पास ही सो जाना, वो दोनों तुम्हारे कमरे में सो जाएंगे। सहस ने उसे ओके कहा और वहाँ से चला गया। संग्राम कमरे में वापस आया और छवि से बोला, तो मेरी शिकायत लगाई जा रही थी, अब बोलो मैंने क्या कहा था, कहकर वो उसको यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। देखो ऐसा ना करो, गुदगुदी हो रही है, प्लीज हट जाओ, कहकर छवि ने अपने पेट के जख्म को पकड़ लिया। संग्राम एकदम से घबरा गया। सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है, कहकर वो फूंक मारने लगा। छवि उसे प्यार से देखने लगी और बोली, अब ठीक हो गया। संग्राम ने उसे गले लगा लिया। फिर संग्राम ने कपड़े बदले और सामने बेंच पर सो गया। अगली सुबह डॉक्टर ने छवि को छुट्टी कर दी, पर आराम करने की हिदायत दी। संग्राम ने मम्मी को फोन किया, मम्मी छवि को छुट्टी हो गई है, घर से कोई मत आना, हम घर आ रहे हैं, कहकर संग्राम ने फोन बंद कर दिया। फिर वो छवि को लेकर घर आ गया। घर में सबने इनका फिल्मी स्टाइल में स्वागत किया। मौली पूजा की थाल लाई, सहस जयमाला लाया। उसने एक एक माला दोनों को दी। दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। हर्ष ने सिंदूर वाला थाल उनके आगे किया। संग्राम ने सिंदूर से उसकी मांग भर दी। फिर माँ ने उनकी आरती उतारी और मौली ने दरवाजे के सेंटर में चावल भरा बर्तन रखा, जिसे पैर मारकर वो अंदर आ गई। अंदर गाने बजने लगे। सबने इसी माहौल में नाश्ता किया। फिर संग्राम बोला, डॉक्टर ने छवि को रेस्ट करने को कहा है, मैं इसे लिटा कर आता हूँ, कहकर उसने छवि को गोद में उठा लिया और ऊपर ले गया। उसे उसके कमरे में ले जाकर लिटाया। संग्राम जी, मौली को भेज देना, मेरे कपड़े बदलने में हेल्प कर देगी। मैं कर देता हूँ जी, इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? संग्राम उसके नजदीक होकर उसके कान में बोला, नहीं आप नीचे जाओ, आप बदलवा तो दोगे पर बाद में मुझे सबके सामने शर्म आएगी। आप जाओ, मौली को भेज दीजिएगा। छवि ने उसे लगभग धकेलते हुए कहा, अच्छा बाबा जा रहा हूँ, धकेलती क्यों हो? सुनो, मैं अभी उस घर हुआ हूँ, नहा धोकर कपड़े बदल कर आता हूँ। संग्राम बोलकर उसे देखते हुए कमरे से निकल गया। वो नीचे आया और मौली से बोला, मौली छवि के पास जाना, उसकी स्पॉन्जिंग कर देना और कपड़े बदलवा देना। मम्मी आप इसे समझा देना, मैं उस घर जा रहा हूँ, नहा धो लूँ, कहकर संग्राम अपने घर चला गया। मैं भी चलता हूँ, मेरे भी कपड़े वहीं पड़े हैं, मैं भी नहा लूँ, कहकर सिड भी उसके पीछे चल दिया। वो अपने घर आए तो संग्राम ने पूछा, अब हर्ष ठीक है? कल रात उसने तंग तो नहीं किया? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, अब तो वो बिल्कुल ठीक लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही हर्ष है। वैसे डॉक्टर ने बताया था कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा, पर ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो अच्छा ही है अगर ये ऐसा ही रहे, कहकर वो अपने कमरे में जाने लगा कि वापस मुड़कर बोला, ओह एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गया। कल उनका फोन आया था, कह रहा था कि तेरे चाचा जी को पुलिस ने पकड़ लिया है। तेरे पापा ने उनका नाम लिया था, बाकी बुआ और रामशरण पहले ही कहीं भाग गए, वो नहीं मिले। वो कह रहा था कि उसने तेरा फोन मिलाकर देखा था। अच्छा ये कब की बात है? कहकर संग्राम ने अपना फोन देखा तो ओम की मिस कॉल थी। वो बोला, ओह मैंने रात को छवि के कारण वॉल्यूम साइलेंट कर दी थी, इसलिए पता नहीं चला।
संग्राम बोला, अच्छा मैं वहाँ जाऊँ, जाकर केस देखूँ? सिड ने पूछा। नहीं, तूने क्या करना है, पुलिस खुद ही हैंडल कर लेगी। जिसने जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। चाचा ने छवि को किडनैप भी तो किया था। ये बात ओम को याद करा देंगे, वो पुलिस को इस मामले की छानबीन करने को कह देगा। संग्राम बोला, हाँ ये भी ठीक है, अगर सब काम मैं ही कर दूंगा तो उस ओम को सैलरी किस बात की देनी है? सिड बोला। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चल दिए। सर खाना बना दूं? नौकर ने पूछा। अरे नहीं काका, तुम्हें पता है जो वो मैडम है ना, वो इसकी माँ है और वो छवि इनकी पत्नी है। अब माँ और पत्नी के होते हुए तेरे हाथ का खाना थोड़ी ना खाएगा। सिड बोला। नौकर सिर हिलाते हुए चला गया। उसे एक भी बात समझ नहीं आई थी। उसे लगा शायद सिड ने ज्यादा पी ली तो अनाप शनाप बोल रहा है। क्या आप मैडम के बेटे हैं? क्या छवि मैडम आपकी पत्नी है? नौकर को कुछ समझ आया तो उसने हैरान होकर पूछा। अरे तुझे यही तो बताया है। कहकर दोनों फाइनली चले गए। नौकर सोच रहा था, वो इनकी माँ है और वो पत्नी है। वो अपने आप से बात करता हुआ किचन में चला गया। संग्राम सिड से पहले तैयार होकर छवि के पास पहुंच गया। सभी उसके पास ही बैठे थे। सहस और हर्ष कुर्सी पर बैठे थे। दोनों उसके लिए खड़े हो गए और अपनी अपनी कुर्सी दी, मगर संग्राम उसके पास बेड पर ही बैठ गया। दोनों फिर अपनी कुर्सियों पर बैठकर वैसे ही बातें करते रहे। सहस और हर्ष की उम्र में ज्यादा फर्क ना होने की वजह से दोनों की एक सी बातें थी। वो लड़कियों के बारे में बता रहे थे। संग्राम के आने से हर्ष चुप हो गया, लेकिन सहस बोलता रहा। मम्मी किचन में हेल्प करवाने चली गई। मीना आपसे बिल्कुल अलग है, उसे जो लेना है वो लेकर रहती है, क्योंकि वो अपने घर की लाडली है। उसे सब प्यार करते हैं, उसकी हर मांग पूरी की जाती है। जबकि मेरा बचपन से ही कोई नहीं था जो मेरी मांगी मानता, तो मैंने सब्र करना सीख लिया। छवि अपने पुराने दिन याद करते हुए बोली, आगे से ऐसा नहीं कहना, मैं हूं ना, जो भी चाहिए मुझे कहना, तुम्हारा हर नखरा उठाऊंगा, जो कहोगी लाकर दूंगा। संग्राम उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, हर्ष भैया चलो यहाँ से, ये तो शुरू हो गए, हम क्यों कबाब में हड्डी बने? कहकर सहस हर्ष को खींच कर नीचे ले आया। ए रुको सहस, हर्ष, हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, बस बैठी तो हैं। छवि उन्हें बुला रही थी पर वो निकल गए। तुम क्यों फिक्र करती हो, जाने दो, अच्छा है मैं कुछ देर अकेले में तुमसे बात कर लूंगा। संग्राम बोला, क्या बात करनी है आपको? वो बात तो कुछ खास नहीं है, मैं सोच रहा था कि अब क्या करें, सभी वहाँ चलें कि यहाँ रहें? संग्राम बोला, संग्राम जी इस बारे में मम्मी से सलाह कीजिए, वो जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। हाँ यही ठीक है, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, बिजनेस दोनों तरफ है, छोटा भी छोड़ भी नहीं सकता, संग्राम ने कहा। फिर से नीचे से खाने के लिए संग्राम को आवाज देने लगा। वो नीचे गया और जाकर उसने छवि के लिए खाना डलवाया और ऊपर आ गया। उसने छवि को खिलाया, फिर उससे बोला, तुम रेस्ट करो, मैं कंपनी हुआ हूँ, मम्मी से अभी बात मत करना, शाम को करेंगे। कहकर वो नीचे आया और बाकियों के साथ खाना खाने लगा। वो दोनों कंपनी चले गए। सहस हर्ष को शहर घुमाने ले गया। छवि ने मम्मी को भी स्कूल भेज दिया। राजू की माँ ने काम से बाहर जाना था तो वो राजू के बेटे को उनके घर छोड़ गई। वो बहुत उछल कूद करता था। छवि शोर से परेशान हो गई, लेकिन अब बच्चा तो बच्चा है। दोपहर में राजू की माँ वापस आकर उसे ले गई। उसे तब कुछ आराम आया। मौली ये तुम्हारी सुनता तो है नहीं, अगर राजू से तुम्हारी शादी हो गई तो तुम इसे कैसे पालोगी? छवि ने पूछा। दीदी जी बस जैसे तैसे पाल लूंगी। अब अगर मारूंगी तो लोग कहेंगे कि सौतेली है, अब नहीं सुधारूंगी तो भी लोग कहेंगे कि सौतेली है, इसलिए सुधारना नहीं चाहती। मैं तो दोनों तरफ से फंस गई। मौली बोली, चल जाने दे, आज तू भी आराम कर ले। छवि बोली, कंपनी। संग्राम ने स्पेशल मीटिंग बुलाई। वो बोला, मैंने सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं, सब ठीक है, पर एक जगह कमी है। हमारे कुछ कमीज ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, कुछ की मांग बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी लिस्ट बनाओ, कौन से डिजाइन ज्यादा पसंद किए जाते हैं और कौन से कम पसंद किए जाते हैं। फिर जो कम बिकते हैं उसकी कमियां दूर करो, अगर हो सके तो उसी में कुछ ऐड करो, समझे? यस सर। सारे बोले, अब उठो और मुझे ये लिस्ट अभी ला कर दो। फिर शर्ट्स निकालें और देखें। राजू कहाँ है? दिख नहीं रहा। संग्राम बोला, सर राजू अब सप्लाई का काम करता है, वो डिलीवरी देने गया है। एक वर्कर बोला, ओह ओके। संग्राम कुछ सोचकर बोला। फिर वो शर्ट्स के नए डिजाइन देखने लगा। वो हर डिजाइन को देखकर जो अच्छा लगता उसे पास रखता, बाकी के रिजेक्ट कर देता। उसने सोच रखा था कि छवि से कोई डिजाइन बनवाएगा। बेशक छवि फैशन डिजाइनर नहीं थी, फिर भी पेंटिंग जानती थी, तो वो शर्ट पर कुछ प्रिंट करने के बारे में तो बता ही सकती है। संग्राम ने पहले सोचा था कि वो सहस को यहाँ का काम सौंप देगा, लेकिन अब वो सोचता है कि सारी फैमिली इकट्ठी रहे, तो उसने तय किया कि वहाँ की कंपनी सिड और ओम को संभाल कर ये यहीं सेट हो जाएगा। सहस और हर्ष जो काम करना चाहें कर ले, उनकी अपनी चॉइस है। वैसे वो कंपनी जो इसने बुआ से धोखे से ली थी, वो इसने हर्ष के नाम कर दी थी। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। संग्राम ने पहले सोचा था कि वो सहस को यहाँ का काम सौंप देगा, लेकिन अब वो सोचता है कि सारी फैमिली इकट्ठा रहे, तो उसने तय किया कि वहाँ की कंपनी सिड और ओम को संभाल कर ये यहीं सेट हो जाएगा। सहस और हर्ष जो काम करना चाहें कर ले, उनकी अपनी चॉइस है। वैसे वो कंपनी जो इसने बुआ से धोखे से ली थी, वो इसने हर्ष के नाम कर दी थी। कुछ देर बाद वो लिस्ट उसके टेबल पर आ गई, जो 4 कैटेगरी में बटी हुई थी, जैसे ना पसंद किए जाने वाली शर्ट, कम पसंद किए जाने वाली शर्ट, पसंद किए जाने वाले शर्ट और ज्यादा पसंद किए जाने वाले शर्ट। इसे देखने के बाद संग्राम बोला, अब ज्यादा पसंद करने वाले शर्ट को ना पसंद करने वाले शर्ट से कंपेयर करके मुझे बताओ कि क्या करने से दोनों बराबर आ जाए। उसने सबको कहा। फिर चारों शर्ट को अपने पास रखकर देखने लगा, फिर अपने साथ बैग में रख लिया। उसने सिड को कहा, सिड मैं छवि के पास जा रहा हूँ, तुम यहाँ संभालना। राजू का फोन आया था, वो लंच के बाद आ जाएगा, बेटे को देखने गया है। कहकर संग्राम अपना बैग लेकर चला गया। बड़ा ही घटिया है कमीना, अपने भाइयों के छवि के साथ रहने से भी जलता है। सिड सिर हिलाते हुए अपने आप से बोला। संग्राम सीधे मम्मी के घर आ गया और बेल बजाई। दरवाजा मौली ने खोला। मौली ने उसे नमस्ते कहा। छवि जाग रही है? हाँ जी जाग रही है, मैं उन्हीं के पास से आई हूँ, आप उनके पास जाइए, मैं खाना बना लूँ। कहकर वो किचन में चली गई। संग्राम ऊपर छवि के पास चला गया। अरे ऐसे क्यों बैठी हो? जी बोर हो गई, सारा दिन यहाँ पड़े पड़े क्या करूँ। छवि ने बच्चों की तरह मुंह बनाया। सच में उसके कमरे में टीवी तक नहीं था। संग्राम बालकनी में आया और उसने राजू को फोन किया। तुम इस वक्त घर पर ही हो? हाँ जी सर, बस निकलने ही वाला हूँ। राजू बोला, ऐसा करो एक 55 इंच का टीवी लेकर इसी वक्त छवि के घर आओ, या ऐसा करो कि उन्हें फोन कर दो, वो यहाँ ले आए, पैसे यहीं दे देंगे। कहकर संग्राम ने फोन बंद किया। वो अंदर आया और छवि से बोला,
चलो तुम्हें बालकनी में ले चलूं। कहकर उसने उसके कंधों को सहारा देकर उसे खड़ा किया और धीरे धीरे उसे बालकनी में ले आया। फिर उसे चेयर पर बैठा दिया, खुद भी उसके साथ बैठ गया। उसने अपना बैग लाकर टेबल पर रखा और छवि को शर्ट्स निकालकर दिखाते हुए पूछा, छवि इन चारों को सबसे कम से लेकर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने की सीरीज में रखो। छवि ने देखते ही पहचान लिया कि इनमें से कौन सा लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और संग्राम को दिखाते हुए बोली, ये वाला नंबर 4, ये 3, ये 2 और ये वाला नंबर 1, इसे सबसे ज्यादा पसंद किया गया। छवि ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा कि वो सही है या गलत। वाह छवि ग्रेट, तुमने तो पहली ही बार में सही सही बता दिया, लेकिन तुमने कैसे बताया? संग्राम ने हैरानी से पूछा। देखिए मैंने अक्सर आपको इसी स्टाइल के कपड़े पहने देखा है, इसलिए इसे नंबर 1 कहा। बाकी मैं जब अहमदाबाद गई थी तो कॉलेज में लड़कों की चॉइस के हिसाब से ये अंदाजा लगाया। छवि ने सच बताया। तुम वहाँ लड़कों को देखती थी? संग्राम ने उसे घूरते हुए पूछा। अरे नहीं, असल में ये कपड़ा आपकी कंपनी तैयार करती थी ना, तो इन कपड़ों को देखती थी। छवि ने बेचारी सी बनकर बोला। तभी अंदर राजू टीवी लेकर आ गया। संग्राम बोला, ठीक है लगा दो। हाँ इस तरफ लगाओ, ऐसा करो बेड इस तरफ घुमा दो और यहाँ सामने लगा दो। कहकर वो छवि के पास आया। कमरे में क्या कर रहे हैं, इतना शोर क्यों है? छवि ने शोर सुनकर पूछा। तुम्हारे बेड को खिड़की वाली तरफ खिसका दिया है। अब अगर बालकनी का अंदर वाला दरवाजा खुला रखोगी तो जाली से ताज़ी हवा अंदर आएगी और वहीं बैठी तुम बाहर का नजारा देख सकती हो, फिर बोर नहीं होगी। संग्राम ने उसे बताया। आप ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मैंने कह दिया कि मैं बोर हो रही हूँ? आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं? कहकर छवि ने संग्राम का हाथ पकड़ लिया। पगली, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा तो और किसके बारे में सोचूंगा? और वैसे भी मुझे तुमसे काम भी तो है। संग्राम शरारत से बोला। इस हालत में मैं क्या काम कर सकती हूँ? छवि ने हैरानी से पूछा। जो शर्ट नंबर 4 और 3 हैं उनके लिए क्या किया जाए कि वो बेकार ना हो और बिक भी जाए? संग्राम बिजनेसमैन था, हर बात में बिजनेस करता था। मैं बैठी यही सोच रही थी, क्यों ना हम इस पर इंग्लिश के अक्षर छपा दें। जैसे एस अक्षर से तुम्हारा नाम है, तुम एस अक्षर वाली शर्ट पहन लेना, इसी तरह बाकी भी होंगी। इनके अलावा बर्थ डेट भी लिख सकते हैं। छवि बोली। वाह ये तो अच्छा आइडिया है, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मुझे पता था कि तुम ये कर सकती हो, इसलिए तुम्हारे पास आया था। संग्राम बोला। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कोई उनकी राशि का नाम या फिर हैंडसम, क्यूट, अट्रैक्टिव वगैरह भी लिखा जा सकता है, जिसे देखकर लड़के लेने आए। मैं आपको कुछ डिजाइन बनाकर दूंगी, आप अपने कारीगरों से इस पर प्रिंट या कढ़ाई जैसे भी चाहो करा लेना, फिर देखना। छवि खुशी से बोले जा रही थी। उसे इस बात की खुशी थी कि वो संग्राम के काम आ रही है। संग्राम छवि की बात सुनते हुए कमरे की तरफ देखे जा रहा था। अंदर से ड्रिल चलने की आवाजें आ रही थी। अंदर क्या हो रहा है? छवि ने आनंद से फिर पूछा। वो साफ सफाई कर रहे हैं, उसी कारण ये सब हो रहा है, तुम इधर ध्यान दो। संग्राम ने उसे बातों में लगाए रखा। सर हो गया है, आकर देखिए। राजू बोला। संग्राम अंदर आया तो सब हो गया था और ठीक लग रहा था। टीवी सेट हो गया था। संग्राम ने पेमेंट की और उसे भेज दिया। फिर वो छवि को अंदर ले आया। छवि देखकर हैरान रह गई। टीवी लगा देखकर वो खुश हो गई। अब बेड भी इस तरफ ठीक लग रहे थे। उसने संग्राम को थैंक यू कहा। दीदी जी अब आप कैसी हैं? राजू ने पूछा। ठीक हूँ, तू बता, नजर ही नहीं आता आजकल। मौली से ही सुनती हूँ तेरे बारे में बस। राजू को देखते हुए छवि बोली। बस दीदी वो कंपनी के काम में बिजी रहता हूँ, शादी के लिए पैसा जोड़ रहा हूँ। राजू बोला तो चाय के कप उठाने आई मौली शर्मा गई। तू शादी कर रहा है? लड़की देख रखी है? तेरे बच्चे का क्या? संग्राम ने पूछा। जी सब तय हो गया है, ये मौली से होनी है शादी, ये मेरे बच्चे को भी रखने को तैयार है। राजू बोला। अच्छा चलो अच्छा है, तुम दोनों को एडवांस में बधाई। संग्राम ने बधाई दी। दोनों खुश हो गए। मौली शर्मा कर नीचे चली गई। राजू भी विदा लेकर उसके पीछे चला गया। संग्राम ने छवि को बेड पर ठीक करके बिठाया, फिर उसके आगे अपना गाल करके बोला, अब करो थैंक यू। छवि उसके गाल पर किस करने लगी तो उसने मुंह घुमा दिया और किस गाल की जगह उसके होठों पर हो गई। छवि पीछे हटने लगी तो संग्राम ने उसे पकड़ लिया और उसके होठ को चूमने लगा। इतनी देर बाद मिलने की वजह से उसके अंदर की चाह बाहर आ गई थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। छवि ने उसे पीछे हटाते हुए याद दिलाया कि वो अभी घायल है। सॉरी भूल ही जाता हूँ, पर इस दिल का क्या करूँ, ये मानता ही नहीं। संग्राम उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला। दोपहर में मम्मी भी घर आ गई। वो भी सीधे छवि के कमरे में आई। अंदर पैर रखते ही वो कमरा देखकर हैरान रह गई। ये कब किया? मम्मी अब मैं भी यहीं रहूंगा, इसलिए अपनी पसंद का सेट करा लिया। मुझे टीवी देखने की आदत है तो टीवी लगवा लिया। अच्छा लग रहा है? संग्राम बोला। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा किया। मैं खुद तुझे कहने वाली थी कि अब यहीं आ जा, अब मुझे इसकी चिंता नहीं रहेगी। खाना खा लिया क्या? नहीं, आपका वेट कर रहे थे। मौली से कहता हूँ कि खाना यहीं ले आएगी। उन्होंने वहीं बैठकर खाना खाया। मम्मी मुझे आपसे कुछ पूछना था कि अब हम यहीं रहे या अहमदाबाद चलें? संग्राम ने पूछा। बेटे उस शहर ने मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। तुम्हें पता नहीं कि मैंने उस शहर को क्यों छोड़ा। आज वक्त है मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। मम्मी बोली। अरे हमें भी सुननी है, हमें आने तो दो। हर्ष ने अंदर आते हुए कहा। सहस भी उसके साथ ही था। वो अंदर आते ही चौंक गए। उन्हें लगा मानो गलत कमरे में आ गए हों। ये क्या मम्मी, हम कुछ देर बाहर घूमने क्या गए, कमरा ही बदल दिया? सहस बोला। मैंने नहीं, संग्राम ने किया है। अब ये कमरा उसका है तो उसने अपने ढंग से सेट कर लिया। मम्मी बोली। क्या फिर आप उस घर में नहीं रहोगे? हर्ष भैया हम वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। सहस बोला। तुम दोनों बाद में जाना, पहले बताओ खाना खा लिया क्या? मम्मी ने पूछा। हाँ जी बाहर खाकर आए हैं। चलो अब आप अपनी कहानी सुनाओ। हर्ष बोला। बात आज से 32 साल पहले तुम्हारे दादाजी ने मुझे कॉलेज में पसंद किया था। उन्होंने मेरे पापा से मिलकर मेरी शादी तुम्हारे पापा से कर दी। तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे थे। वो कंपनी तुम्हारे दादाजी की थी, फिर तुम्हारे पापा संभालने लगे। फिर हमारे जीवन में संग्राम आया। सब इसे बहुत प्यार करते थे। फिर सहस के होने के बाद तेरे पापा बीमार रहने लगे। तब उन्होंने इस कंपनी के शेयर हम तीनों को दे दिए। अब तुम दोनों छोटे थे, तुम 3 साल के और सहस 8 महीने का था, तो 18 साल तक तुम्हारे शेयर संभालने की जिम्मेदारी मेरी थी। फिर अचानक तेरे पापा मर गए। मेरे पापा पहले ही मर गए थे। अब सिर्फ तुम्हारे दादाजी का ही सहारा था। उन्होंने अपने असिस्टेंट हर्ष के पापा से मेरी शादी करा दी। क्या वो दादाजी के असिस्टेंट थे? संग्राम ने पूछा। हाँ वो पिताजी का असिस्टेंट था, कंपनी का सारा काम करता था।
उस वक्त इन्होंने पिताजी को कहा कि इनके 2 बच्चे हैं और पत्नी मर गई है। पिताजी को यही ठीक लगा, हमारी शादी कर दी। शादी के बाद ये हर्ष और पृथ्वी को अपने साथ ले आया और इनके साथ रेखा को भी लाया और हमें बताया कि ये बच्चों की नैनी है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। संग्राम को पहले ही पिताजी ने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। पहले वो बहुत ठीक रहा, पिताजी की डेथ होते ही वो एकदम से बदल गया। कहते कहते मम्मी रुक गई। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। मम्मी हर्ष से बोली, हर्ष बेटा बुरा ना मानना, मैं तुम्हारे पिता के बारे में ऐसे बात कर रही हूँ। असल में मैं उसकी भूल कर भी इज्जत नहीं कर सकती, वो ही घटिया आदमी था। कोई बात नहीं मम्मी जी, उस आदमी की मैं भी इज्जत नहीं करता, जबकि मैं उसका बेटा हूँ और मुझे तो वो प्यार करता था उसके कहने के मुताबिक। पर जब मैं उसे इतनी नफरत करता था तो आपके साथ तो जानिए, आप जो चाहें उसे बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हर्ष बोला, तुम्हारे दादाजी की मौत के बाद इसने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। हम शादी के बाद से ही अलग अलग कमरे में ही सोते थे। हमारे बीच पैसे के सिवा कोई बात नहीं होती थी। वो मेरे पास आता था जब उसे पैसे या किसी कागज पर मेरे साइन चाहिए होते थे, तब तक भी सब ठीक था। फिर एक दिन वो मुझे एक होटल में मीटिंग के लिए ले गया और मुझे इसने जानबूझकर अपने क्लाइंट के पास कमरे में छोड़ दिया। मैं ही जानती हूँ मैं वहाँ से बचकर कैसे भागी। घर आने पर इसने मुझे मारा और बोला कि उस क्लाइंट से उसे 3 करोड़ का फायदा होना था। उस दिन हमारी खूब लड़ाई हुई। मैंने उसके बाद उसके साथ जाने से मना कर दिया और वो रेखा को ले जाने लगा। तब से मैं हर्ष को भी अपने पास रखने लगी। शरद, जिसका नाम उसने संग्राम कर दिया था, उसको उसने ऐसा सिखाया कि वो मुझसे नफरत करने लगा। मुझे वो उसके स्कूल जाने ना देता और वो वहाँ आता तो मुझसे बात ही ना करता। फिर एक दिन उसने सहस को उठाकर उसे मारने की धमकी देते हुए मुझसे कई पेपर्स पर साइन करा लिए। उसके बाद से वो मुझसे पैसे मांगने नहीं आया। उस दिन से उसने मुझ पर घर से बाहर जाने की पाबंदी लगा दी। मैं बहुत डरी डरी रहती थी कि कहीं वो सहस को मारने की धमकी देकर मुझसे कोई और भी काम ना करा ले। एक दिन सेठ के पापा, जो तेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो घर आए तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उनसे वादा लिया कि वो किसी को नहीं बताएंगे। मैंने उनसे वहाँ से भागने की मदद मांगी। उसने सेठ के पापा को जाते हुए देख लिया तो उसने हम दोनों पर भी बहुत ही गंदे इल्जाम लगाए। फिर मैं उनकी मदद से यहाँ भाग आई। मम्मी रोते हुए सुना रही थी, मम्मी आप रो मत, बुरा वक्त गुजर गया, अब वो जेल में है, अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। संग्राम बोला, मेरी किसी दिन सेठ के पापा से भी बात कराना, मेरी वजह से उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई है। हाँ, इन्होंने उनके घर जाकर भी हंगामा किया तो उन्होंने भी घर बदलना पड़ा। मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला था। संग्राम ने बताया। बस फिर हम यहाँ आ गए। शुरू में कुछ मुश्किलें हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे दिन सुधरते चले गए। मम्मी बोली, मम्मी बीत गया सो बीत गया, अब उसे भूल जाओ। अब हम इकट्ठे हो गए हैं, अब हम सभी साथ रहेंगे। संग्राम ने इशारा किया तो सहस और हर्ष ने भी मम्मी को गले लगा लिया। तीनों ने एक साथ मम्मी को हक कर लिया। तीनों की आंखें नम हो गई थी। छवि भी उन्हें नम आंखों से देख रही थी। वो सोच रही थी कि लाइफ उसकी ही दर्द से गुजरी है, पर मम्मी की तो बहुत ही ज्यादा दर्द भरी है। अब सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया। मम्मी ने संग्राम को कहा, अगर मैं तुम तीनों को कुछ कहूँ तो मेरी बात मानोगे? हाँ जी मम्मी जी, बोलो। तीनों ने एक साथ कहा। संग्राम मुझसे पूछ रहा था, देखो बेटा, मैं अब उस शहर नहीं जाना चाहती कि तुम कंपनियों को कैसे हैंडल करोगे। मम्मी बोली, भाई आप लोग कुछ भी डिसाइड करो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। छवि बोली, अब छवि यहाँ है तो मुझे भी यहीं रहना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हर्ष और सहस तुम दोनों अहमदाबाद जाओ। हर्ष पहले तुम बताओ कौन सी कंपनी में जाना चाहोगे, तुम्हारी चॉइस है। सहस को दूसरी में भेज देंगे। संग्राम बोला, भैया आपने मुझे जो दी है मैं वहीं चला जाऊंगा, सहस दूसरी संभाल लेगा। हर्ष बोला, चलो ठीक है फिर, सहस तुम उस कंपनी में चले जाना, ओम तुम्हारी हेल्प करेगा और हर्ष तुम्हारे साथ सिट को भेज देता हूँ, तुम्हारी उससे बनती भी बहुत है, ठीक है ना? बाकी मैं तो हूँ ही, वक्त मिलते ही यहाँ आ जाया करना। संग्राम बोला, सहस मीना से भी मिलते रहना, मेरी बात भी करा देना, शादी कब करनी है बता देना, भाई चोरी छिपे ना कर लेना, हमें भी शादी देखनी है। छवि बोली, भाभी किसकी शादी, किससे शादी? आप भी ना मजाक अच्छा कर लेती हो। सहस बोला, ज्यादा चालाक ना बन, माँ हूँ तेरी। मैं तो उसी दिन सब समझ गई थी जब तुमने वीडियो कॉल पर बात की थी, बाकी का छवि ने बता दिया। हाँ, अगर अब टूट गई है और उसे शादी नहीं करनी तो ठीक है, हम और लड़की देख लेंगे। मम्मी मजाक करते हुए बोली, ओ नहीं मम्मी जी, अब आऊंगा तो बात करूंगा, बाकी भैया भाभी और आप आएंगे तो बात बन जाएगी। सहस बोला, तुम डरते क्यों छोटू, मैं चलूंगा, देख कैसे मैं तेरी बात पक्की करवाता हूँ। हर्ष बोला, भैया अगर आप गए तो वो हमारी बात सुने बिना ही हमें भगा देंगे। आपको उसकी मम्मी का पता नहीं है, भाभी से पूछना कितनी गुस्से वाली है, वो तो मुझे छवि का भाई समझती थी इसलिए बुला लेती है, अगर पता चला कि आप मेरे भैया हैं तो मेरी तो खैर नहीं। सहस हंसते हुए बोला, ठीक है तुम लोग अब बातें छोड़ो, हर्ष तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और तुम कंपनी संभालो, शादी की बात में करेंगे, अभी बहुत देर हो गई है, छवि थक गई होगी, उसे आराम करने दो। कहकर संग्राम ने उन्हें जाने का इशारा किया। वो छवि को सोने का कहकर उसके साथ बाहर निकल गया। वो लोग काफी देर तक बातें करते रहे, फिर संग्राम उन्हें अपने घर ले गया और अपना घर दिखाया। दोनों ने अपने लिए कमरे ले लिए। संग्राम के घर में जिम भी था, वो लोग वहीं रुक गए। संग्राम वापस आ गया। कुछ दिन बाद छवि अब ठीक हो गई थी। आज हर्ष और सहस अहमदाबाद जा रहे थे। संग्राम और सेड उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। छवि और मम्मी स्कूल तो आ गए थे पर मम्मी का दिल दुखी था। उन्हें सहस और हर्ष के जाने से घर एकदम खाली खाली लगने वाला था। छवि ने मम्मी से कहा, मम्मी कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगे, आप क्यों दुखी होती हो, वो पहुंचकर ही फोन करेंगे। आप चलिए, प्रेयर का टाइम हो गया है। प्रेयर में भी मैडम ने बच्चों को अच्छी बातें बताई, फिर वो काम में बिजी हो गई। बच्चों के साथ वो सब भूल जाती थी। अहमदाबाद सहस और हर्ष अहमदाबाद पहुंच चुके थे। वो एक साथ सीधे घर गए। उन दोनों ने ही यहाँ रुकने का तय किया था। यहाँ से हर्ष कॉलेज और सहस कंपनी चला जाया करता था। दोनों ने पहले ही फोन करके अपने अपने कमरे की सफाई करने को कह दिया था। हर्ष ने पापा का कमरा लिया और सहस ने हर्ष वाला कमरा लिया। हर्ष उस रात आराम करके अगली सुबह कॉलेज चला गया और सहस कंपनी चला गया। वहाँ ओम ने उसका स्वागत किया, उसे संग्राम वाले कमरे में ही बिठाया। सर काम आज से ही शुरू करना है कि आज स्टाफ इंट्रो करा दें? ओम ने पूछा। इंट्रो करा दो, फिर काम करने में आसानी होगी। यहीं बुलाओगे कि उनके पास जाना पड़ेगा? सहस ने पूछा। सारे डायरेक्टर यहाँ आ जाएंगे?
ओम ने बताया। फिर उसने फोन करके सबको यहाँ आने के लिए कह दिया। सर, ये फाइबर प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं, ये यॉन प्रोडक्शन के डायरेक्टर है, ये है डाइंग एंड प्रिंटिंग के हेड, ये प्री ट्रीटमेंट के हेड और ये है फैब्रिक प्रोडक्शन के डायरेक्टर। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, रिटेल एंड ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, उनके डायरेक्टर ट्रिप पर गए हुए हैं। फिर उसने सबसे कहा, आज से ये हमारे नए बॉस हैं, तुम्हें अब इनके अंडर काम करना है। सबने एक एक करके सहज से हाथ मिलाया और उसे बधाई दी। उसने कहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोग जैसे संग्राम भैया के साथ काम करते थे ऐसे ही मेरे साथ करेंगे और कंपनी को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करेंगे। हम इसे तरक्की की उच्च पायदान पर पहुंचाकर संग्राम भैया को गिफ्ट देंगे। फिर एक एक डायरेक्टर उसे अपने अपने स्टाफ से मिलवाने ले गया। सहज को मिलते मिलते ही दोपहर हो गई। उसे यह पता चला कि ये सब कितना मुश्किल है। वो सोचता था कि संग्राम भैया बस कंपनी में आकर बैठ जाते होंगे और शाम को वापस आ जाते होंगे, पर इतने डिपार्टमेंट का काम देखना, उनकी गलतियां देखना, उन्हें सुधारना और आगे बढ़ने के लिए नए नए उपाय सोचना, ये दिल और दिमाग को थका देने वाला काम है। उसने संग्राम को फोन किया। भैया, मैंने आज अब तक बस इंट्रो की है और बहुत थक गया हूँ। आप सच में ग्रेट हो जो इतना काम करते हो। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। तू आज ये कह रहा है, देखना कल मुझसे भी अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा। वक्त के साथ तजुर्बा आता जाता है, फिर कोई और तुम्हें यही बातें कहेगा। संग्राम बोला, भैया पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे सूरत बदलने के साथ साथ आपकी सीरत भी बदल गई है। अब आप बहुत ही मीठा बोलने लगे हो। पहले आप हमेशा गुस्से में रहते थे, आपको देखकर ही कोई भी डर जाए, और अब इतनी प्यारी बातें करते हो, पता ही नहीं चलता कि आप वही हैं। सहज बोला, हाँ, असल में तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बिहेव करने लगते हो। पहले मैं उन साजिशकारों के बीच रहता था तो हर किसी को शक की नज़र से देखता था। मुझे लगता था कि हर कोई मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं चिड़चिड़ा था, जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता था। पर अब सब बदल गया। तुम सबके साथ रहकर मैं भी बदल गया। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, पर एक काम बहुत अच्छा किया, उन्होंने मेरी शादी छवि से कराई। उसके आने से मेरी जिंदगी बदल गई। वो सब पकड़े गए और तुम लोग मिल गए। अब उस भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। संग्राम बोला, भैया आपको कुछ नहीं चाहिए, पर हमें चाहिए एक हैंडसम सा भतीजा, बिल्कुल आप जैसा, और एक सुंदर सी प्यारी सी भतीजी भाभी जैसी, जो मेरे आगे पीछे घूमकर चाचू चाचू करती फिरे। सहज दो प्यारे बच्चों को अपने आसपास घूमने के सपने देखते हुए बोला, कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। भैया आपको कुछ नहीं चाहिए, पर हमें चाहिए एक हैंडसम सा भतीजा, बिल्कुल आप जैसा, और एक सुंदर सी प्यारी सी भतीजी भाभी जैसी, जो मेरे आगे पीछे चाचू चाचू करते फिरे। सहज दो प्यारे बच्चों को अपने आसपास घूमने के सपने लेते हुए बोला, हाँ उसकी तो फिक्र ना कर, बच्चों की तो लाइन लगा दूंगा, उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी तेरी है, फिर मत रोना। संग्राम ने मजाक में कहा, आप चिंता ना करो, काम करके उनके लिए ढेर सारा पैसा जमा कर दूंगा, आप अपना काम शुरू करो। सहज भी मजाक करते हुए बोला। कुछ देर बात करने के बाद वो लोग अपने काम में लग गए। संग्राम ने शर्ट्स पर छवि के कहे मुताबिक नंबर छपवा दिए, फिर कुछ पर राशि का नाम लिखवा दिया। सच में ये कारगर साबित हुआ। उन्हें इन शर्ट्स के लिए ऑर्डर पर ऑर्डर आने लगे। संग्राम ने ऑर्डर लेकर सबको काम पर लगा दिया। उसने इसकी जिम्मेदारी शिव को सौंप दी। उसने तय किया कि छवि को यही डिजाइन डिपार्टमेंट में काम दे देगा। वो डिजाइनर की हेल्प कर सकती है, उसके आइडियाज भी कमाल के हैं। डिजाइनर संजीव वहाँ आया तो बोला, सर आपके इस डिजाइनर ने तो रेवोल्यूशन ला दिया। सर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर हम इन्हीं अल्फाबेट्स को अलग अलग डिजाइन में लिखें तो हो सकता है इसका अलग असर पड़े। हाँ ये भी ठीक है, हम कर सकते हैं। संग्राम को आइडिया अच्छा लगा तो वो बोला, तो बताइए सर कैसे डिजाइन लें, मुझे पता है आपका आइडिया मुझसे बेटर होगा। संजीव बोला, असल में ये आइडियाज मेरे नहीं है, ये सब मेरी वाइफ के आइडियाज हैं। उसने फाइन आर्ट्स के एग्जाम दिए हैं, अब रिजल्ट आना है। फिलहाल स्कूल में टीचर कम असिस्टेंट टू प्रिंसिपल है। संग्राम ने बताया, ग्रेट सर, आप इन्हें फैशन डिजाइनिंग में डालिए, वो बहुत फेमस डिजाइनर बनेंगी। सर अगर वो यहाँ आकर मुझे गाइड कर दें तो बहुत अच्छा होगा। एक ही जगह दो लोग मिलकर अच्छा सोच सकते हैं। कोई नहीं, देखता हूँ, मैं जाकर ले आता हूँ, तब तक तुम अपने आइडियाज पेपर पर उतारो। कहकर संग्राम ने सिड को फोन किया। सिड, मैं छवि को लेने घर जा रहा हूँ, पीछे ध्यान रखना। यार मुझे भी कहीं से अच्छी पत्नी दिला दे और मैं भी बहाने बनाकर घर जाऊँ। सिड बोला, ठीक है, शाम को तेरे पापा को फोन करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि कोई लड़की ढूंढ दे। संग्राम बोला, गुरुदेव गलती हो गई, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं इतना फ्री हूँ, मैं खुद ही ढूंढूंगा। सिड बोला, चल अब गुरु माना है तो ठीक है, ढूंढते हैं, चल मैं आता हूँ। कहकर संग्राम ने फोन काट दिया और कार की चाबी उठाकर बाहर चला गया। छवि इस वक्त स्कूल में थी। संग्राम सीधा स्कूल ही चला गया। मम्मी उसे देखकर बहुत खुश हुई। आज मेरा बेटा यहाँ कैसे आया? मम्मी ने पूछा। मम्मी आपको पता है जो शर्ट्स बिक नहीं रहे थे ना, उनके लिए छवि ने आइडियाज दिए थे, अब वो सारे शर्ट्स बिक रहे हैं। डिजाइनर छवि से मिलना चाहता है, हम चाहते हैं कि वो और आइडियाज दे ताकि अलग अलग डिजाइन बनाए जा सके। संग्राम ने सारी बात बताई। अच्छा तो ये अपनी माँ से नहीं, एक पति अपनी पत्नी से मिलने आया है, ये एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने आया है। मम्मी ने उससे मजाक करते हुए कहा, अरे मम्मी बिजनेस तो बहाना है, असल में तो आपकी याद आ रही थी इसलिए आया हूँ। संग्राम बोला, चल तुझे स्कूल दिखा दूं, वहीं तू छवि से भी मिल लेना। कहकर वो उसे स्कूल दिखाने चल दी। संग्राम यहाँ पहली बार आया था तो वो बहुत उत्साहित था अपनी मम्मी का स्कूल देखने के लिए। वो लोग एक दो क्लासेस देखकर निकले तो उसे छवि की आवाज सुनाई दी। वो बच्चों को ड्राइंग सिखा रही थी। वो उसे बच्चों के साथ प्यार से पेश आते देखकर सोचने लगा, अगर आज उनका बच्चा जिंदा होता तो उनकी जिंदगी और भी हसीन होती, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। चलो हम साथ हैं, ये भी बहुत है। मम्मी को रास्ते में एक टीचर ने रोक लिया। संग्राम अकेले छवि के पास आ गया। छवि उसे देखकर हैरान हो गई। वो उसे देखकर शर्मा सी गई, एक शर्मीले बच्चे की तरह जो स्कूल में आए अपने माँ बाप को देखकर शर्माते हैं। वो बोली, आप यहाँ क्यों आए? मुझे मम्मी के पास ही बुला लेते। क्यों, मेरे यहाँ आने से क्या हुआ? संग्राम ने पूछा। वो देखो सभी टीचर देख रहे हैं, अब सभी मुझसे आपके बारे में पूछेंगे। छवि ने शर्मा कर कहा, इसमें क्या बात है, मैं खुद ही बता देता हूँ, फिर कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। संग्राम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। छवि हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। संग्राम जी सभी देख रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़िए। छवि ने टीचर्स की तरफ देखते हुए हाथ छोड़ने को कहा। यार तुम्हारा लीगल पति हूँ, हाथ ही तो पकड़ा है, कोई केस थोड़ी ही कर रहा हूँ। चलो फिर मम्मी के कमरे में चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर मम्मी के ऑफिस में ले आया, उसे सीट पर बिठाया। असल में मैं तुम्हें कंपनी ले जाने के लिए आया हूँ। संग्राम बोला, क्यों क्या हुआ? छवि ने पूछा। मेरा दिल नहीं लग रहा था अकेले, तो मैंने सोचा कि तुम्हें ले आता हूँ, मेरा दिल लग जाएगा।
संग्राम ने उसे छेड़ते हुए कहा, संग्राम जी आप पहले तो ऐसे नहीं थे, अब क्या हो गया? छवि उसकी बात सुनकर हैरान होकर बोली, क्यों भाई, अपनी पत्नी को प्यार करना कोई बुरी बात है? मैं पहले जैसा क्यों रहूं? अच्छा आप चलो वहाँ चलकर बात करता हूँ। सारे टीचर और बच्चे उन दोनों को दीवार, खिड़की और दरवाजे के पीछे छुपकर देख रहे थे। छवि ने उनकी तरफ देखा और संग्राम की बाह पकड़कर वहाँ से जल्दी जल्दी से मम्मी के ऑफिस से आ गई। दोनों मम्मी को बाय करके अपनी कार में कंपनी को निकल गए। छवि तुम्हारे बनाए डिजाइन चल निकले हैं, इसलिए डिजाइनर तुमसे मिलना चाहता है। मेरा भी दिल कर रहा था कि सबको दिखाऊं कि मेरी पत्नी कितनी इंटेलिजेंट है। संग्राम ने उसके गाल खींचते हुए कहा। छवि उसकी तरफ देख देखकर हैरान हो रही थी कि ये इतना कैसे बदल गया। उसे संग्राम के इसी प्यार का इंतजार था। वो यही चाहती थी कि संग्राम उसे इस तरह प्यार करे। आज उसे इस तरह देखकर छवि की आंखें नम हो गईं। संग्राम ने छवि की तरफ प्यार से देखा। छवि मुस्कुरा दी। संग्राम बोला, छवि मैं तुम्हें जीवन की हर खुशी देना चाहता हूँ। अब तुम इस तरह देखना बंद कर दो। हर दिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करूंगा। मैं अपने पिछले बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल दूंगा। संग्राम ने उससे वादा करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। छवि ने हल्के से उसका हाथ प्यार से परे करते हुए कहा, ठीक है, अब आप कार चलाने में ध्यान दीजिए। अहमदाबाद। सहस को यहाँ आए कई दिन हो गए थे। वो पूरी तरह से कंपनी के कामों में बिजी हो गया था। ओम ने उसे फोन किया और बोला, सर आपकी नई सेक्रेटरी आ गई है। ओके भेज दो। सहस ने जवाब दिया। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सहस के कमेंट कहने पर एक खूबसूरत सी लड़की अंदर आई और सहस की तरफ फाइल बढ़ाते हुए बोली, सर मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। सहस ने उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा। वो मीना को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। तुम यहाँ कैसे? सहस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज मीना को इतने दिन बाद मिलकर वो हकबका गया। क्यों सर, मैं क्यों नहीं आ सकती? मैंने आपके ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई किया था और मैं सिलेक्ट हो गई। मीना को भी सहस को देखकर हैरानी हुई। उसे सहस ने यहाँ आने के बारे में बताया नहीं था। अब उसे यहाँ देखकर मीना के दिल में कई ख्याल आ रहे थे। उसे सहस पर गुस्सा आ रहा था कि क्या वो सब प्यार नहीं टाइम पास था? ये इस कंपनी का मालिक कैसे हो गया? इसने अपने बारे में जो भी बताया क्या वो सब झूठ था? ये क्यों मुझसे साधारण लड़का बनकर मिलता रहा? ओह तो तुम मेरी सेक्रेटरी हो, ये तो बहुत अच्छा है। काम मुश्किल नहीं है, तुम जल्दी सीख जाओगी। बैठो। सहस बोला, नहीं सर मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप काम बताइए। मीना ने फिर दो टुक जवाब दिया। सहस को उसका ये बिहेवियर अजीब लगा। वो बोला, मीना क्या बात है, इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो, जैसे मुझे जानती ही नहीं? जी सर मैं आपको नहीं जानती। मैं जिस सहस को जानती थी वो तो एक सिंपल सा मध्यम वर्गीय कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। वो किसी कंपनी का मालिक नहीं था। मीना रूडली बोली, मीना मैं तुम्हें फोन करने वाला था, बस मैं बिजी हो गया था। तुम नाराज क्यों होती हो? बैठो तो सही, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। सहस उसके पास जाकर उसके कंधे पकड़कर बैठाते हुए बोला। मीना ने उसके हाथ झटककर परे हटाते हुए कहा, देखिए आप अपनी हद में रहिए, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। काम बताइए, मुझे कुछ और नहीं सुनना। मीना तुम ओके, ये फाइल्स देखो और इनकी डिटेल्स की लिस्ट बनाकर लाओ। सहस ने सोचा कि ये अभी नाराज है, इसलिए उसने कुछ फाइल्स उसे देते हुए कहा। मीना वो फाइल्स लेकर चली गई। बाहर आकर मीना बहुत रोई। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं क्या कोई खिलौना हूँ कि खेला और छोड़ दिया? अगर आज इतने महीनों बाद मैं इससे अचानक नहीं मिलती तो ये तो मुझे कभी कुछ बताता ही नहीं। जाने कब से यहाँ पर है और एक बार भी फोन नहीं किया, ना ही आकर मिला। मैं फोन करती तो वो उठाता नहीं था। मैं क्या समझूं, मुझे मिलते ही फिर से प्यार जताने लग जाए? ये सब क्या है? आखिर इसने मुझे समझ क्या रखा है? अंदर कमरे में सहस सोच में डूबा हुआ था कि मीना को आखिर हुआ क्या है, वो ऐसा क्यों कर रही है। मैं बिजी था, हो गई गलती की मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया। मैंने सोचा था कि मैं सेट होकर उसके घर जाकर उसके घर वालों से मीना का हाथ मांगूंगा, पर ये मीना तो मेरी बात सुनती ही नहीं। मैं क्या करूं? कुछ सोचकर उसने छवि को फोन किया। भाभी मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने सोचा था कि मैं कंपनी में पूरी तरह सेट होकर मीना का हाथ मांगने जाऊंगा, लेकिन बदकिस्मती या किस्मत से मीना मेरी सेक्रेटरी बनकर आ गई है और अब वो मुझसे नाराज हो गई है। वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही है। मैं क्या करूँ? सहस दुखी आवाज में बोला। छवि उस वक्त संग्राम के साथ कार में कंपनी की तरफ जा रही थी। उसने स्पीकर ऑन करके संग्राम को भी ये सारी बात सुनाई। उसकी बात सुनकर संग्राम बोला, तू बड़ा कब होगा? हर बात में तू मुझसे या छवि से हेल्प मांगेगा तो जिंदगी कैसे जिएगा? ये मुसीबत तुमने खुद खड़ी की है तो तुम खुद इसे हल करो। हाँ एक हिंट देता हूँ, फाइल्स दी है तो एक फाइल अपने दिल की बनाकर स्टडी करने को दे दो, ठीक है? कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। सहस की बात सुनकर संग्राम बोला, तू बड़ा कब होगा? हर बात में तू छवि या मुझसे हेल्प मांगेगा तो जिंदगी कैसे जिएगा? ये मुसीबत तुमने खुद खड़ी की है तो तुम खुद इसे हल करो। हाँ एक हिंट देता हूँ, फाइल्स दी है तो एक फाइल अपने दिल की बनाकर स्टडी करने को दे दो, ठीक है? ओके भैया समझ गया, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। उसने एक लेटर लिखा और मीना को फोन किया। जी सर। मीना बोली, एक फाइल और है, आकर ले जाओ। सहस बोला। मीना अंदर आई और सहस से फाइल लेकर चली गई। उसने कुछ नहीं पूछा और सहस ने भी कुछ नहीं कहा। मीना ने बाहर आकर उस फाइल को खोलकर देखा तो अंदर एक लेटर देखकर पहले तो वो फाइल बंद करके वापस देने जाने लगी। फिर उसने लेटर पढ़ा तो उसे सब समझ आ गया कि सहस संग्राम का भाई है और ये कंपनी संग्राम ने ही उसे दी है और वो सेट होकर उसके घर जाकर उसका हाथ मांगेगा। मीना को ये सब पढ़कर बहुत खुशी हुई, पर उसने सोचा कि क्या पता ये सच है या नहीं, इसे पहले चेक करूंगी फिर इसकी बात पर भरोसा करूंगी। वो काम खत्म करके सारी फाइल्स लेकर उसके ऑफिस में गई। सहस उसके मुंह की तरफ देखे जा रहा था पर वो बिना कुछ बोले फाइल्स रखकर चली गई। सहस ने वो फाइल खोलकर देखी, वो लेटर वैसे ही पड़ा था। उसे बहुत दुख हुआ। अब वो क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो कमरे में टहलने लगा। कुछ देर टहलने के बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फिर कुछ सोचने के बाद उसने तय किया कि वो अब मीना से कोई बात नहीं करेगा और सही वक्त का इंतजार करेगा। मना ली। संग्राम छवि को कंपनी ले आया। डिजाइन्स बहुत ही अच्छे हैं, इन पर अमल करो। मैं इसे कभी कभी यहाँ ले आया करूंगा। फिलहाल ये मम्मी की हेल्प कर रही है, उसका भी इनके बिना गुजारा नहीं होता। संग्राम ने छवि को शर्माते देख बात बदल दी। शरद डिजाइन का हर प्रोजेक्ट हिट होने लगा। उसका काम बहुत बढ़ गया था। वो बहुत बिजी हो गया था। रात बहुत हो गई थी। वो हमेशा की तरह आज भी लेट आया था। मम्मी खाना खाकर सो गई थी। छवि उसका इंतजार कर रही थी। वो आया तो उसके पास आकर उसे गले लगाकर बोला, यार तुम सो जाया करो, इतनी रात तक जागने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसने उसके माथे पर किस करते हुए कहा।
संग्राम जी, मैंने बहुत इंतजार के बाद आपके प्यार को पाया है। मैं ऐसे ही दिनों का इंतजार करती थी। मैं शुरू से चाहती थी कि मैं अपने पति का इंतजार करूं, फिर हम साथ बैठकर खाना खाएं और हमारा प्यार दिनों दिन बढ़ता जाए। छवि बोली, अच्छा आओ खाना खा लें, पहले ही बहुत लेट हो गया है। संग्राम हाथ धोकर टेबल पर बैठते हुए बोला। दोनों ने मिलकर खाना खाया, फिर दोनों बर्तन किचन में रखकर ऊपर अपने कमरे में चले गए। संग्राम नहाने चला गया। छवि थकी हुई थी, वो लेटते ही सो गई। संग्राम आया तो उसे सोते देख उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि जिसे उसने जीवन भर की खुशियां देने का वादा किया था, उसे आज इस थकावट और इंतजार के सिवा कुछ नहीं दे पाया। उसने उसे देखकर तय किया कि आगे से वो समय पर घर आया करेगा। वो उसके पास लेटा और उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींचा। छवि भी उसकी बाहों में सिमट कर सो गई। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। छवि भी उसके सीने में मुंह छुपाकर सो गई। संग्राम अपने सीने से लगी छवि को प्यार से देखकर मुस्कुरा दिया। वो धीरे से बोला, मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए थी जिसमें जब मैं सोऊं तो तुम्हारा चेहरा देखकर सोऊं और उठूं तो तुम्हारा चेहरा देखूं। मेरा ये सपना पूरा हो गया। अब सारी उम्र ऐसे ही तुम्हें बाहों में लेकर बीत जाए। छवि के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो संग्राम के कुछ और अंदर घुस गई। संग्राम ने भी उसे और कस लिया और उसके होठों को चूमने लगा। छवि की भी आंख खुल गई। उसकी नींद जाती रही। वो भी संग्राम को कस के पकड़कर उसके किस के नशे में डूब गई। वो खुद को रोक नहीं पाई। रोज छवि संग्राम के पास होती थी, पर फिर भी जब वो उसके इतने पास होती थी तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था। वो धीरे धीरे किस करते करते पूरी तरह उस पर हावी हो गया। अहमदाबाद। सहस और मीना का रिश्ता एक बॉस और सेक्रेटरी से ज्यादा कुछ नहीं था। सहस ने बहुत कोशिश की कि वो मीना को समझाए, पर मीना समझना नहीं चाहती थी, तो सहस ने भी कोशिश छोड़ दी। उस दिन वो काम में व्यस्त था कि हर्ष आया। वो बिना दरवाजा नॉक किए अंदर आ गया। मीना उसे रोकती हुई उसके पीछे पीछे अंदर आई और बोली, सर आप ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के सर से नहीं मिल सकते। ओह सॉरी, तो अब दे दो अपॉइंटमेंट। हर्ष की बात सुनकर मीना ने हर्ष की तरफ देखा। उसे लगा कि उसने इसे कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। उसने सहस की तरफ देखा। सहस ने उसे जाने का इशारा किया। रुकिए जी, पहले आपसे जान पहचान तो हो जाए। हर्ष ने मीना को हाथ पकड़ के रोकते हुए कहा। वो जानता था कि मीना और सहस का रिश्ता क्या है। उसने देखा कि मीना उसे पहचानती नहीं है, तो वो इस बात का फायदा उठाकर उन दोनों के साथ मजाक करना चाहता था। मीना ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मेहमान को डांट भी नहीं सकती थी, तो उसने सहस की तरफ देखा। वो अपनी फाइल्स पढ़ने में मस्त था। उसने उसकी तरफ नहीं देखा। हर्ष ने मीना को अपनी ओर खींचते हुए अपनी बगल में बैठने को कहा। मीना ने छूटने की बहुत कोशिश की, फिर वो बोली, सर आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं चाय कॉफी का बंदोबस्त करती हूँ। अरे अब क्या बात करती हैं, चाय क्या आपसे अच्छी होगी, 2 घड़ी पास बैठ जाओ, शराब का नशा हो जाए। हर्ष बोला, सर आप बहुत ही फनी हैं, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। मीना ने हाथ छुड़ाने की फिर कोशिश की, पर हर्ष कहाँ छोड़ने वाला था। सहस भी देखना चाहता था कि मीना कैसे रिएक्ट करती है, तो वो चुपचाप फाइल्स देखने में बिजी रहा। मीना की बर्दाश्त की हद हो गई, तो वो गुस्से से बोली, सर मेरा हाथ छोड़िए, दर्द करने लगा है। ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? ओह, तो अब तुम एक सेक्रेटरी मुझे सिखाओगी कि मुझे तुमसे कैसे बात करनी चाहिए? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सहस, ये तुमने कैसी लड़की रखी है? हर्ष ने सहस से कहा। तब सहस ने फाइल बंद की और उनकी तरफ देखा। क्या बात है भैया? सहस ने भोलेपन से पूछा। सहस, ये तेरी सेक्रेटरी मुझे लेक्चर दे रही है, कहती है कि मुझे बात करने का तरीका नहीं आता। हर्ष बोला, मीना क्या बात है, ये क्या तरीका है गेस्ट से बात करने का? सहस ने मीना को डांटते हुए कहा। लेकिन सर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और छोड़ भी नहीं रहे थे। मैं कब से कह रही हूँ कि मेरा हाथ छोड़ दीजिए, लेकिन ये छोड़ ही नहीं रहे। मीना ने सहस को सारी बात बताई और अपना पकड़ा हुआ हाथ ऊपर कर उठा लिया। हाथ ही तो पकड़ा है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? सहस बोला, सहस ये तुम कह रहे हो? जब मैं आई थी तब तो बड़ा कह रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, और आज कोई अनजान मेरा हाथ पकड़ रहा है तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? क्या पैसे ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है? मीना ने सारा गुस्सा सहस पर निकाल दिया, लेकिन हर्ष ने अब भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। अच्छा जी, तो तुमने मेरा लेटर पढ़ लिया था, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसे क्यों रिएक्ट करती रही मानो तुमने वो लेटर पढ़ा ही नहीं? आज सब याद आ गया। सहस बोला, सहस वो हम दोनों की आपस की बात है, हम अपनी लड़ाई बाद में भी निपटा सकते हैं, पहले इस बाहर वाले को तो सबक सिखाओ, ये मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा। मीना बोली, मीना ये कोई बाहर वाले नहीं है, ये मेरे बड़े भैया हर्ष हैं। सहस बोला, भाई मैं तुम दोनों से मिलने आया था, मुझे क्या पता कि तुम में अनबन चल रही है। मैं तो अपनी छोटी भाभी के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था, तुम हमारी फैमिली में फिट होने के काबिल हो। हर्ष बोला, ओह सॉरी भैया, आप पहले बता देते तो मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करती। सच में मैंने संग्राम जी को तो देखा है, पर आपको पहली बार देखा है। मीना कभी सहस और कभी हर्ष को देख रही थी। क्या बात है, मुझे तो संग्राम भैया ने बताया था, मैं तो बधाई देने आया, पर यहाँ पर तो मसला ही कुछ और है। मतलब तुम जब से आए हो ऐसे ही हो, महीना होने को आया है, तुम दोनों की सुलह नहीं हुई? क्या मुझे बताओगे कि तुम दोनों में हुआ क्या है? हर्ष बोला। सहस और मीना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों ही चाहते थे कि दूसरा बताए, कोई भी खुद बताना नहीं चाहता था। हर्ष भी दोनों की तरफ देखे जा रहा था। कमाल है यार, तुम तो दोनों ही नहीं बोलते। मुझे जाकर संग्राम भैया और छवि भाभी को रिपोर्ट भी भेजनी है, अगर ऐसे ही चुप रहोगे तो मैं क्या जाकर बताऊंगा? हर्ष बोला, भैया मैं ही बताता हूँ, आपको तो पता ही है कि इस बार हम लोग वहाँ कितने बिजी थे। पिछले महीनों में हमारी लाइफ में क्या कुछ नहीं हुआ। इस बीच में इसे फ़ोन करना भूल जाता था, फिर जब बाद में किया तो इसका फ़ोन बंद आ रहा था। मतलब हमारी कम बात हुई। फिर मैं यहाँ आकर भी बिजी हो गया। मैंने सोचा पहले कंपनी सेट कर लूँ, फिर इसके घर जाकर इसके माँ बाप से रिश्ते की बात कर लूँगा। किस्मत से ये यहीं आ गई, लेकिन ये मेरे से उस बारे में बात ही नहीं करती, बस काम से मतलब है और कुछ नहीं। सहस बोला, अच्छा भैया कोई कहीं भी बिजी हो, रात को सोने से पहले एक बार तो फोन देख सकता है ना? ये खुद फोन नहीं करता था, मेरे फोन तो उठा सकता था, लेकिन इसने फोन तो उठाना दूर, इसने मेरे मैसेज भी नहीं देखे, तो मैंने भी गुस्से में इसे ब्लॉक कर दिया। फिर कुछ हफ्तों बाद अनब्लॉक भी कर दिया, पर इन्होंने फिर भी फोन नहीं किया। जब मैंने इन्हें यहाँ देखा तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मेरे मन में कई ख्याल आ रहे थे। इन्होंने लेटर लिखा, मैंने पढ़ा, पर मैं कैसे भरोसा करती? मुझे लग रहा था कि इन्होंने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली है और ये कंपनी उसी की है। मीना बोली, क्या? सहस ने कहा। दोनों हैरान होकर उसे देख रहे थे कि ये क्या बात कर रही है। शादी, कंपनी,
मीना तुम इसे गलत समझ रही हो, इसने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। हमारे घर में सच में बहुत कुछ हो गया था, ये तुम खाली वक्त में सहज से सुनना। मैं बस इतना कहूंगा कि ये सिर्फ तुम्हें हमेशा याद करता था। तुम्हें यहाँ लगवाया भी संग्राम भैया और भाभी ने है। चलो अब हाथ मिलाओ और सुलह करो और मुझे अच्छी सी चाय पिलाओ, हर्ष बोला। हर्ष की बात सुनकर मीना ने सहज की तरफ मुस्कुरा कर देखा, फिर वो चाय लेने चली गई। हर्ष कुछ देर उन दोनों के साथ बैठा बातें करता रहा। अब वो दोनों भी ठीक बातें कर रहे थे। हर्ष के जाने के बाद मीना भी कमरे से जाने लगी तो मुड़कर बोली, सहज आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी। नहीं मीना, गलती मेरी ही थी। जब मैंने तुम्हें सब कुछ समझाई है तो मुझे तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए थी। आई एम सॉरी। सहज बोलते हुए उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। मीना ने भी अपनी बाहें उसकी कमर में डाल ली। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला, हर्ष आया था। वो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। वो ना अंदर आ पाया ना वापस जा पाया। मीना की नजर उस पर गई तो उसने सहज को धक्का देकर दूर हटाया। वो मेरी कार की चाबी यहीं रह गई थी, वही लेने आया था, मुझे नहीं पता था तुम लोग। सॉरी भाई, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। कहकर वो चाबी लेकर वापस जाने लगा तो फिर बोला, कम से कम बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा दो, कोई आने से पहले सोच कर आए। उसका भी क्या करेंगे, कुछ लोग तो बिना नौकी सीधे आ जाते हैं। अब उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि दरवाजे पर क्या साइन है। सहज बोला। मीना तो शर्म से मरी जा रही थी। वो उनकी तरफ पीठ किए मुंह छुपाए खड़ी थी। ओ यार, कहा ना सॉरी, आगे से आपका दरवाजा भी नॉक करके ही घुसूंगा, ठीक है। हर्ष को भी बुरा फील हो रहा था कि उसने ये क्यों नहीं सोचा कि वो लोग अभी आपस में मिले हैं, और वो बिना कुछ कहे अंदर आ गया। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। हर्ष के जाते ही मीना भी शर्माते हुए निकल गई। उसके स्टाफ वाले उसका चेहरा देखकर सोच रहे थे कि शायद इसे सहज ने डांटा है। वो आपस में बातें कर रहे थे। पता नहीं सर क्यों इतना, पता नहीं सर क्यों जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं। बेचारी फंस गई यहाँ आकर। भाई सच कहता हूँ, क्लर्क बन जाओ पर बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी ना बनो। अब अकेले में डांटो तो भी कुछ नहीं, किसी के सामने डांटना अच्छी बात हो रही है। दिनेश मीना को सिर टेबल पर टिकाए देखकर समझा कि वो रो रही है तो वो बोला, मैं जाती हूँ, उसे थोड़ा हौसला देती हूँ। कहकर नीलम पानी का ग्लास लेकर मीना के पास आ गई और बोली, मीना रो मत, यहाँ ऐसे ही है, बॉस लोग हमें इंसान समझते ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। संग्राम सर तो सारा ऑफिस सिर पर उठा लेते थे, वो नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी क्लास लगाते थे। शुक्र करो कि तुम उनके समय में नहीं आई। अच्छा रोना छोड़ो और ये लो पानी पियो। उसकी बात सुनकर मीना को हंसी भी आई और अच्छा भी लगा कि वो लोग उससे हमदर्दी रखते हैं। उसने भी जानबूझकर मुंह उठाकर आंखें साफ की मानो रो रही हो। फिर उसने पानी का ग्लास पकड़कर नीलम से कहा, थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। सर सच में बोलते वक्त दूसरों की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते। सुनो, तुम उतना ही कहना माना करो जो हद में हो। अगर सर कुछ हद से बाहर करने को कहते हैं तो मना कर देना। दिनेश बोला। लेकिन जब उसने देखा कि मीना उसकी बात समझी नहीं है तो वो उसके पास होकर बोला, मेरा मतलब है जैसे गेस्ट को एंटरटेन करना। उसकी बात का मतलब समझती हुई मीना बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसे नहीं है, ये सर के भाई थे, वो भी बहुत शरीफ हैं। बस वो काम को लेकर उन्होंने अपने भाई के सामने मुझे डांट दिया तो थोड़ा फील हुआ। मीना ने बात बना ली, ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, इन्हें दिल पर लगाना छोड़ दो, धीरे धीरे काम सीख जाओगी, फिर मुश्किल नहीं होगा। दिनेश ने समझाया। वो लोग उसे हौसला देते रहे। मीना भी उनके साथ नाटक करते हुए हाँ में हाँ मिलाती रही। अंदर सहज उन लम्हों को याद करता हुआ मुस्कुरा रहा था। मनाली। उस रात के बाद से संग्राम जल्दी घर आने लगा। जिंदगी पटरी पर आ गई थी। सभी अपने समय पर काम कर जाते और वापस आते। सब कुछ ठीक चल रहा था। उस दिन भी छवि और मम्मी समय से स्कूल आ गए थे। छवि बैठी पेपर्स देख रही थी कि ऋतु मैडम उसके पास आई और उनकी तरफ टिफिन करते हुए बोली, छवि आज मैंने तुम्हारा फेवरेट मंचूरियन बनाया है, ये लो खाकर बताना। उसने जैसे ही टिफिन छवि के सामने किया तो छवि को अजीब सा फील होने लगा। उसने टिफिन पकड़कर रख लिया और बोली, मैं पहले काम कर लूं फिर खा लूंगी। ऋतु के जाने के बाद उसने टिफिन फिर खोलकर देखा तो उसे फिर उल्टी आने जैसा लगा। उसने मम्मी को ये बात बताई, बेटे लगता है तुमने कुछ गलत छलत खा लिया है, स्कूल के बाद डॉक्टर के पास चलते हैं, कहीं बीमारी बढ़ ना जाए। मम्मी जी बोली। छवि भी मान गई। स्कूल के बाद वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सब जांच करने के बाद उन्हें बताया, मैडम जी बधाई हो, आपके घर में नया मेहमान आने वाला है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। देखो छवि, आपका पहले मिसकैरेज हो चुका है, इसलिए इस बार ज्यादा ध्यान देना होगा, काम काज कम करना, स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल। सुनकर मम्मी बोली, आप चिंता ना करें डॉक्टर, पहले मैं इसके पास नहीं थी, अब मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। मम्मी और छवि बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वापसी में सारे रास्ते मम्मी उसे हिदायत देती रही। वो लोग घर आए तो मम्मी ने मौली को भी समझाया, छवि से कोई काम नहीं कराना, वो जो भी खाने को मांगे उसे बना कर देना। तुझे खुशखबरी दूं, छवि माँ बनने वाली है। हाय राम, सच्ची? दीदी जी ये तो बहुत ही खुशी की बात है, बाहर किसी को बताना मत, लोग बहुत ही खराब होते हैं, मैं अपनी नजर उतारती हूँ। कहकर मौली ने बाहर चूल्हे में आग जलाई और कुछ मिर्ची छवि पर से वार कर आग में डाल दी। अब बुरी नजर उतर गई। दीदी बताओ क्या खाना है, मैं बनाकर लाती हूँ। मौली बोली, अरे आप दोनों इस तरह क्यों मुझे सिर पर चढ़ा रहे हो, मैं बिगड़ जाऊंगी। छवि ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, बिगड़ जाओ, अपने आप संग्राम संभालेगा। मम्मी ने हंसते हुए कहा। फिर सलाह देती हुई बोली, ऐसा करते हैं, नीचे वाला कमरा तुम ले लो, मैं ऊपर वाला कमरा ले लेती हूँ, मैं अब ठीक हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकती हूँ, जबकि तुम्हें अब इससे बचना होगा। मम्मी ने संग्राम को फोन किया। हेलो संग्राम, जल्दी घर आ जाना, वो छवि की तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखा लाई थी। क्या हुआ उसे? सुबह तो ठीक थी, डॉक्टर ने क्या कहा? संग्राम ने टेंशन में पूछा। तुम घर आ जाओ फिर बात करते हैं, वैसे घबराने की बात नहीं है, पर मैं फोन पर बताना नहीं चाहती, मम्मी जी बोली। संग्राम उसी वक्त सारा काम छोड़कर घर आ गया। मम्मी मौली के साथ रसोई में लगी हुई थी। संग्राम ने आते ही पूछा, क्या हुआ छवि को, कहाँ है वो मेरे कमरे में आराम कर रही है, जा उसी से पूछ ले, मम्मी बोली। संग्राम दौड़ता हुआ कमरे की तरफ गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो छवि बेड पर लेटी थी। वो देखकर घबरा गया। छवि तुम्हें क्या हुआ है, डॉक्टर ने क्या बताया? संग्राम उसके पास आकर बोला, आप इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो, मैं बताती हूँ, वो डॉक्टर कहता है कि आप पापा बनने वाले हो। छवि बोली, क्या मैं पापा, मतलब तुम माँ बनने वाली हो, सच्ची?
छवि तुम सच कह रही हो ना? इस बार कोई गलती नहीं होगी, हम अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे। मम्मी मम्मी। उसने मम्मी को आवाज लगाई। मम्मी मिठाई लेकर वहां आई और बोली, ये लो बेटा, मुंह मीठा करो, मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मम्मी मैं सोच रहा था कि अब हमें इसका पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा। संग्राम बोला, हाँ मैं भी यही सोच रही थी, इसलिए मैंने तय किया है कि तुम लोग अब इस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैं अब ठीक हूँ, ऊपर रह लूंगी। डॉक्टर ने 3 महीने एहतियात रखने को कहा है। मम्मी बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अगर आप भी ऊपर नहीं चढ़ सकती तो हम वो सामने वाले घर में चलते हैं। वहाँ निचले फ्लोर पर 3 बेडरूम है, फिर आप भी नीचे रह सकते हो। संग्राम बोला, नहीं बेटा यही ठीक है, यहाँ का हिसाब है, उस घर में अजीब सा लगेगा। मम्मी बोली। संग्राम और छवि भी मान गए। अहमदाबाद। मीना और सहस में अब सुलह हो गई थी। वो रोज आकर सहस के कमरे का सामान सेट करती, उसके लिए कॉफी बनाती, ओम से पूछकर हर काम पूरा करती। स्टाफ भी उसकी मदद करता था। सब उसे बेचारी समझते थे। वो सोचते थे कि सहस उसे परेशान करता है, जानबूझकर ज्यादा काम देता है। उन्हें लगता था कि सहस उसे अंदर बुलाकर घंटों काम कराता है और बदले में डांटता है, जबकि सहस फ्री होने पर उसे पास बैठाकर उससे प्यार भरी ढेर सारी बातें करता था। उस दिन भी उसने छवि को अंदर बुलाया। सारे स्टाफ ने उसे इशारों में बेस्ट ऑफ लक कहा। वो मन में हंसती हुई कमरे में चली गई। अंदर आकर उसकी हंसी छूट गई। क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें? सहस उसे हंसते देख बोला, जानते हो स्टाफ वाले सोचते हैं कि तुम मुझे अंदर बुलाकर ढेर सारा काम करवाते हो और डांटते भी हो। मैं भी हाँ कह देती हूँ। अब मैं ये थोड़ी ही कह सकती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और अंदर बुलाकर ये सब गंदे काम करते हो। वो सहस को दूर करते हुए बोली, अच्छा जी, किस करना और गले लगना क्या गंदा काम है? तुम चिंता ना करो, मैं ही जाकर बता देता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और जल्द ही हम शादी करने वाले हैं। सहस बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, जब तक तुम मेरे मम्मी पापा से नहीं मिल लेते हम किसी को नहीं बताएंगे। मीना बोली, मीना बहुत दिन हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए, कल छुट्टी है, कहीं घूमने चले? सहस ने पूछा, हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि कॉलेज से तो जा नहीं पाते थे, अब तो जा सकते हैं। मीना बोली। अगले दिन मीना फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का कहकर सहस के साथ घूमने चली गई। वो शॉपिंग करने गए। मीना ने अपनी पसंद के कपड़े, जूते, पर्स सब लिया। वो सोच रही थी कि इसने इतने दिन इसे तंग किया है, अब वो उसके पैसे खर्च करके उससे बदला लेना चाहती थी, पर उसे पता नहीं था कि अब सहस पैसे वाला हो गया था। उसके लिए ये खर्च कुछ भी नहीं था। शॉपिंग करते करते दोपहर हो गई थी। सहस ने पूछा, भूख तो नहीं लगी? इतनी शॉपिंग करके थक गई होगी। सहस ने प्यार से पूछा, भूख तो लगी है, जल्दी से कुछ खिला दो, मैं होटल का रास्ता बताती हूँ, वहाँ चलो, वहाँ खाना अच्छा होता है। कहकर मीना उसे शहर के सबसे महंगे होटल में ले गई। सहस समझ रहा था पर वो भी मजे ले रहा था। उन्होंने होटल में बैठकर खाना खाया। सहस ने बिल देने के बाद हंसते हुए पूछा, हाँ बदला पूरा हो गया तुम्हारा या अभी और भी कुछ करना बाकी है? बदला? कैसा बदला? मैं तुमसे बदला क्यों लूंगी भला? हाँ क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैंने ये सब तुमसे बदला लेने के लिए किया है? अगर ऐसा है तो जब मुझे सैलरी दोगे तो उसमें से ही पैसे काट लेना, मैं ऐसी नहीं हूँ। मीना थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली। उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम जितनी भी शॉपिंग करना चाहो कर लो, अब मैं अमीर हो गया हूँ, अब तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सहस बोला। सहस अब मूवी देखने चलें, बहुत अच्छी मूवी लगी है। मीना बोली। सहस कैसे मना करता, तो वो लोग मूवी देखने चले गए। दोनों टिकट लेकर अंदर जाने लगे तो दिनेश से टकरा गए। मीना उसे देखते ही दूसरी तरफ निकल गई। सहस उसके सामने खड़ा उसे देख रहा था। सॉरी सर, आप यहाँ कैसे? दिनेश ने पूछा। मैं मूवी देखने आया हूँ। सहस कुछ हड़बड़ा कर बोला। आप अकेले ही आए हैं? उसने पूछा। हाँ तो क्या हुआ, कोई अकेला नहीं आ सकता क्या? और तुम भी तो अकेले ही आए हो। नहीं सर, मैं तो अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, वो वहाँ खड़ी है। उसने दूर खड़ी औरत की तरफ इशारा किया। तभी उसकी नजर उसकी पत्नी के पास खड़ी मीना पर पड़ी। वो सहस को बताने लगा, पर कुछ कहे बिना ही उसके पास चला गया। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। नहीं सर, मैं तो अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, वो वहाँ खड़ी है। उसने दूर खड़ी औरत की तरफ इशारा किया। तभी उसकी नजर उसकी पत्नी के पास खड़ी मीना पर पड़ी। वो सहस को बताने लगा था पर कुछ कहे बिना ही उसके पास जाने लगा। वो मीना है क्या? वो भी आई है तुम्हारे साथ? सहस ने दिनेश को और देखते देखकर पूछा। जी हाँ जी, वो मेरी पति से मिलना चाहती थी और कह रही थी कि उनका कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो मूवी देख सके, तो मैंने उसे और सुनीता मेरी पत्नी दोनों को एक साथ ले आया। दोनों मिल भी लेंगी और दोस्ती भी हो जाएगी। दिनेश बोला। ओह ठीक है, चलो मैं भी भाभी जी से मिल लेता हूँ, वैसे भी मैं अकेला हूँ, तुम लोगों के साथ ही मूवी देख लेता हूँ। कहकर वो दिनेश के साथ चल दिया। दिनेश जिसे कुछ पता नहीं था मन में मीना पर तरस खा रहा था। बेचारी मीना, एक दिन मिला था बेचारी को अपनी स्ट्रेस दूर करने को और ये सर यहाँ भी पहुंच गए। बेचारी की तो किस्मत ही खराब है। वो सहस से पहले पहुंचकर मीना को कवर करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं मीना कुछ और ना कह दे और सहस उनकी चोरी पकड़ ले, फिर वो बेचारी मीना को बहुत तंग करेगा। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी मीना और अपनी पत्नी के पास पहुंचा और बोला, मीना तुम आ गई, ये मेरी पत्नी सुनीता है, मैं इन्हीं से तुम्हें मिलवाना चाहता था। वो उसे बताते हुए आंखों और हाथों से इशारे से मीना को बता रहा था कि उसके पीछे सहस है। नमस्ते दिनेश जी, नमस्ते भाभी जी। मीना भी उसके सुर में सुर मिलाने लगी। फिर सहस को देखकर जैसे हैरान हो गई और बोली, सर आप यहाँ, आप भी मूवी देखने आए हैं? हाँ, क्या मैं मूवी देखने नहीं आ सकता? पहले दिनेश ने भी ऐसे ही हैरान होकर पूछा था। भाई चाहे मैं तुम्हारा बॉस हूँ पर मुझे भी मूवी देखने का शौक है। सहस बोला। नहीं सर, हमारा वो मतलब नहीं था। सुनीता ये हमारे बॉस हैं। दिनेश ने मीना को बचाते हुए अपनी पत्नी को सहस से मिलवाया। सुनीता ने सहस को नमस्ते कहा। मूवी देखने जाना है या यहीं रुकना है? मीना तुम अपनी टिकट मुझे दे दो और दूसरी टिकट ले आओ। सहस ने बॉस की तरह अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया। सर मेरे पास 2 टिकट है, मेरी फ्रेंड भी आने वाली थी, अभी फोन आया कि वो नहीं आ रही है, तो यही सोच रही थी कि किसे दे दूं, आप ले लीजिए। मीना भी जानबूझकर उदासी से बोली। चलो दिनेश। सहस ने मीना से टिकट लेते हुए कहा। सहस आगे चल दिया। मीना दिनेश को दिखाने के लिए मुंह सा बनाकर अपनी बेबसी जताई। दिनेश ने भी मुंह बनाकर अपनी बेबसी जताई। दिनेश और उसकी पत्नी की सीट लेफ्ट साइड थी, मीना और सहस की सीट राइट साइड थी। दिनेश अपनी वाइफ को ले गया पर उसे मीना के लिए अफसोस हो रहा था। मीना भी उसे मुड़कर देख रही थी। अंधेरे में किसी को कोई नहीं दिख रहा था। सहस और मीना बेझिझक बाहों में बाहें डाले बैठ गए। दोनों आराम से मूवी देखते रहे। इंटरवल में दोनों दूर होकर बैठ गए। दिनेश उनके पास आया और बोला, सर आप खाने के लिए कुछ लेंगे?
मीना से पूछ लो, सहस अपने बॉस के अंदाज में बोला। दिनेश ने मीना की तरफ देखा। वो बोली, ऐसा कीजिए कि पॉपकॉर्न और 2 कोल्ड ड्रिंक ला देना। उसने ऐसे कहा मानो बोर हो गई हो। दिनेश जाने लगा तो सहस ने उसे रोककर 500 का नोट पकड़ाया और बोला, ये लो, अपने लिए भी जो चाहे ले लेना, मेरी तरफ से ट्रीट समझो। दिनेश ने थोड़ा आनाकानी के बाद पैसे ले लिए। फिर वो पॉपकॉर्न और ड्रिंक उन्हें देकर बचते पैसे सहस को वापस करने लगा तो सहस बोला, ये आप रख लीजिए, ये मूवी मेरी तरफ से। कहकर सहस ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मूवी खत्म होने के बाद मीना ने दिनेश को फोन किया। दिनेश जी, सर कह रहे हैं कि ऑफिस से कुछ फाइल लेनी है, बाद में वो मुझे मेरे घर छोड़ देंगे, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। दिनेश ने ओके कहकर फोन बंद कर दिया। बेचारी मीना एक दिन भी चैन से नहीं रह पाई। ऑफिस में सर इससे बहुत काम करवाते हैं, इसकी तो किस्मत ही खराब है। आज इसने सोचा होगा कि चलो मूवी देखा जाए, तो जिसके साथ देखनी थी वो नहीं आई, और उस पर जिस बॉस से बचने के लिए यहाँ आई थी वो भी उसे यहीं मिल गया। मिला ही नहीं, उसके साथ मूवी भी देखनी पड़ी। दिनेश ने अपनी पत्नी को बताया, कहीं इन दोनों में प्यार तो नहीं हो गया? सुनीता ने पूछा, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें किस एंगल से उनमें प्यार लगा? वो तो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, सारा दिन इसे काम में लगाए रखते हैं, एक पल भी बैठने नहीं देते। कभी ऑफिस आकर देखना, हमें तो बेचारी पर बहुत तरस आता है। दिनेश बोला। वहाँ से निकलकर सहस मीना को उसके घर छोड़ने चल दिया। दोनों रास्ते में दिनेश के बारे में ही बातें करने लगे। मुझे कभी कभी दिनेश भैया पर तरस आता है, बेचारे सोचते हैं कि आप मुझे तंग करते हैं और वो लोग मुझसे हमदर्दी करते हैं। मीना बोली, हाँ मुझे भी तरस आता है, पर क्या करें, प्यार और जंग में सब जायज है। सहस बोला। फिर वो उसे उसके घर से थोड़ी दूर छोड़कर चला गया। मीना वहाँ से पैदल ही घर आ गई। उसे पता नहीं था कि ये काली कार सुबह से उनके पीछे लगी थी। मीना के जाते ही वो कार भी वापस हो गई। उस कार में 2 शातिर से आदमी बैठे थे। उनमें एक रामशरण था और दूसरा संग्राम का चाचा। देखो, ये संग्राम का छोटा भाई है। ये और इसकी मम्मी अब संग्राम से मिल गए हैं। संग्राम का पता भी चल गया है, वो अपनी मम्मी और छवि के साथ मनाली में रह रहा है। सबसे बड़ी बात, अपना हर्ष भी उसके साथ है। रामशरण ने चाचा को बताया। चाचा जोर जोर से हंसने लगे। तुम हंस क्यों रहे हो? रामशरण बोला, जो तुम मुझे अब बता रहे हो वो मुझे बहुत पहले से पता है। जिसे वो अपना गुलाम समझ रहे हैं, असल में वो हमारा हुक्म का इक्का है। चाचा बोला, कौन सा गुलाम और कौन सा इक्का? क्या कह रहे हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आया। रामशरण कंफ्यूज होते हुए बोला, कोई नहीं, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, सब्र रखो। हम भैया और भाभी को छुड़ा कर ही रहेंगे। संग्राम मिन्नतें करता फिरेगा, उससे नाक न रगड़वाई तो मेरा नाम बदल देना। चाचा बोले। फिर वो कार तेज करके निकल गए। सहस घर आ गया। वो नहा धोकर आराम कर रहा था कि संग्राम का फोन आया। उसने फोन उठाया। हेलो भैया, क्या हाल है? मम्मी भाभी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। एक खुशखबरी थी, तुझे बताए बिना रह नहीं सका तो सोचा कि तुम्हें बता दूं। तुम चाचा बनने वाले हो। संग्राम ने बताया। क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आपको और भाभी को बहुत बहुत सारी बधाई। भैया भाभी का ध्यान अब पहले से भी ज्यादा रखना। सहस बोला, हाँ चल ठीक है, मैं हर्ष को भी बता दूं। कहकर संग्राम ने फोन बंद करके हर्ष को फोन लगाया। हर्ष ने भी नंबर देखकर झट से फोन ऑन कर लिया। हेलो भैया, हर्ष तुम्हें खुशखबरी देनी है, छवि माँ बनने वाली है और तुम चाचा बनने वाले हो। संग्राम बोला, वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। मैं अभी मंदिर जाऊंगा और भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा। भैया ये बात अभी औरों को ना बताइएगा, कहते हैं नजर लग जाती है। हर्ष बोला, हाँ मम्मी भी कह रही थी, पर तुम और सहस तो हमारे अपने ही हो, इसलिए बताया, और किसी को नहीं बताऊंगा। कहकर संग्राम ने फोन रख दिया। अगले दिन सहस ऑफिस आया तो उसे ओम मिल गया, क्योंकि अब वो दूसरा डिपार्टमेंट संभालता था, इसलिए इनकी कम ही मुलाकात होती थी। अरे ओम कैसे हो? सहस ने पूछा। मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए सब ठीक है? संग्राम सर और मैडम कैसे हैं? ओम ने पूछा। सब ठीक है, आपको पता है हम चाचा बनने वाले हैं, मतलब भाभी माँ बनने वाली है। सहस ने बताया। ओम बहुत खुश हुआ। वो बोला, बहुत बहुत बधाई हो, मैं अभी जाते ही सर को फोन करता हूँ। कहकर वो अपने अपने ऑफिस चल दिए। एक विला में चाचा और रामशरण दोनों एक शानदार सोफे पर बैठे थे। वो काफी सीरियस बैठे बातें कर रहे थे। इन लोगों की किस्मत बहुत तेज है, या कहीं कि हमारी किस्मत अच्छी है। ये मौका बहुत ही बढ़िया है, अब एक्शन लेने का वक्त है। चाचा बोले, तुम भी ना कभी कभी अजीब सी बातें करते हो, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ती। रामशरण बोला, वो छवि ना माँ बनने वाली है, तो मैं यही कह रहा था कि ये मौका अच्छा है, अब काम करना चाहिए। चाचा बोले, ओह अब समझ आया, क्या कहा आपने? वो फिर माँ बनने वाली है, अब क्या करना है? रामशरण बोला, तुम बस देखते जाओ। कहकर चाचा ने किसी को फोन किया। हेलो देखो, अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है, तुम कुछ लोगों को लेकर आओ, इस बार वो बचनी नहीं चाहिए। फिर फोन बंद करके किसी और को फोन लगाया। हाँ आज ही करना है, तुम किसी भी तरह बस उसे किडनैप करवा दो, दोनों को एक साथ ही किडनैप करेंगे। कहकर उसने फोन रख दिया। दोनों को? दूसरा किसको किडनैप कर रहे हो अब? रामशरण ने पूछा। कहा ना तुम बस देखते जाओ, सब पता चल जाएगा। चाचा बोले। मीना अपना काम कर रही थी कि रिसेप्शन से फोन आया। हेलो मीना, तुम्हें कोई मिलने आया है। मीना सहस से पूछने के लिए उसके कमरे में गई तो वो वहाँ नहीं था, तो उसने सोचा आकर बता दूंगी, तो वो बिना बताए ही नीचे चली गई। वो नीचे आई तो रिसेप्शन एरिया में कोई भी नहीं था। वो रिसेप्शनिस्ट के पास गई और पूछा, मुझसे मिलने कौन आया है? यहाँ तो कोई नहीं है। ओह आ गई तुम। वो बाहर फोन सुनने गया है, वो सामने खड़ा है। मीना ने उसे पहचानने की कोशिश की, पर वो उसे पहचान ही नहीं पाई। वो उसके पास गई और पूछा, आप मुझसे मिलना चाहते थे? सुनो, सहस हमारे कब्जे में है, सामने काली कार दिख रही है ना, चुपचाप उसमें बैठ जाओ, नहीं तो सहस नहीं बचेगा। वो आदमी इधर उधर देखते हुए बोला, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ कि तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगी कि सहस तुम्हारे पास है। मीना अंदर से बहुत डर गई थी, फिर भी हौसला करके बोली, हमें पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, ये देखो। कहकर उसने किसी को वीडियो कॉल करके उसे कुर्सी पर बेहोश पड़े सहस की वीडियो दिखाई। वो कहाँ था? मीना को कुछ पता नहीं चल रहा था। वो बुरी तरह घबरा गई थी, उसके हाथ पैर कांपने लगे। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। हमें पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, ये देखो। कहकर उसने किसी को वीडियो कॉल करके उसे कुर्सी पर बेहोश पड़े सहस को वीडियो दिखाई। वो कहाँ था? मीना को कुछ पता नहीं चल रहा था। वो बुरी तरह घबरा गई थी, उसके हाथ पैर कांपने लगे। चुपचाप उस कार में जाकर बैठ जाओ, सहस भी वहीं है। मीना बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। कार उसी वक्त चली गई। उसके बाद वो आदमी भी कुछ दूर जाकर कार में बैठ गया। मीना जैसे ही कार में बैठी, उसी वक्त किसी ने उसे कुछ सूंघा दिया। फिर वो लोग उसे एक सुनसान इलाके में ले गए।
सहस की जब आँख खुली तो वो अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा था। उसने अपने सिर को हिलाया। उसे क्या हुआ था? वो सो गया था क्या? लेकिन उसे ऐसे पहले नींद कभी नहीं आई। आज ये क्या हुआ? उसने मीना के लिए बेल बजाई लेकिन मीना नहीं आई। तो वो उठकर मीना के कमरे में गया। वो वहाँ भी नहीं थी। उसने देखा कि मीना का बैग वहीं पड़ा था। वो बाहर आया और दिनेश से पूछा, मीना कहाँ है? मुझे नहीं पता सर, दिनेश बोला। सहस जाने लगा तो नीलम बोली, सर वो मीना को रिसेप्शन से फोन आया था, कोई उसे मिलने आया था, वो गई तो वापस नहीं आई, कहीं उसके घर में कुछ हो ना गया हो। सहस अपने कमरे में आया और रिसेप्शन पर फोन किया। रिसेप्शनिस्ट बोली, ये सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आपने आज मेरे पीए को फोन किया था कि कोई मिलने आया है? सहस बोला, हाँ जी सर मैंने किया था, वो एक लड़का उसे मिलने आया था। फिर मीना उससे मिलकर वापस आ गई थी क्या? सहस ने पूछा, सर ये तो नहीं पता, असल में जब वो नीचे आई तो वो लड़का फोन पर बात करने के लिए बाहर निकल गया था और मीना उससे मिलने बाहर ही चली गई थी। मैंने उसे अंदर आते नहीं देखा। हो सकता है जब मैं वॉशरूम गई थी तो वो आ गई हो, पर मेरे सामने नहीं आई। उसने हर बात ढंग से बता दी। सहस सोच में पड़ गया कि कौन आया होगा। मीना ने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मीना का तो कोई भाई भी नहीं है, फिर कौन उसे मिलने आया है? उसके घर फोन करके देखता हूँ, पर फोन नंबर तो था ही नहीं किसी का भी, ना उसकी मम्मी का और ना पापा का। तब उसने मीना के घर जाने की सोची, पर दूसरे ही पल उसने सोचा कि क्यों ना पहले सीसीटीवी ही चेक कर ले। तो वो कंट्रोल रूम की तरफ गया और रिसेप्शनिस्ट को भी वहीं बुला लिया। वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। उसमें मीना आई तो उसने रिसेप्शनिस्ट से बात की। उसने मीना को बाहर की तरफ इशारा किया। मीना उसी तरफ चली गई। मीना ने कुछ देर उस लड़के से बात की। वो लड़का इस ढंग से खड़ा था कि उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर बात करने के बाद मीना चलकर दूर खड़ी एक कार में जाकर बैठ गई और कार चली गई। सहस की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने छवि का फोन मिलाया तो फोन बंद आ रहा था। अब वो क्या करे? कुछ सोचकर वो कार निकालकर मीना के घर चल दिया, मनाली। स्कूल प्रेयर के वक्त छवि को किसी के फोन से मैसेज आया। ये संग्राम की कार की फोटो थी जो आगे से टूटी फूटी पड़ी थी। वो सोचने लगी कि ये क्या है। तभी उसी नंबर से फोन आया। उसने कहा, हेलो कौन बोल रहा है? मैडम ये फोटो में जो कार है आपके किसी जानकार की है क्या? ये नंबर उन्होंने ही दिया है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। सुनकर छवि के तो होश ही उड़ गए। उसने बाहर देखा, मम्मी अभी लेक्चर दे रही थी, तो वो अकेली हॉस्पिटल के लिए चल दी। उसे बाहर निकलते ही टैक्सी मिल गई। उसने ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने को कहा। ड्राइवर ने मास्क पहन रखा था। उसने बिना पीछे देखे छवि के मुंह पर एक स्प्रे किया। छवि को मुंह पर पानी सा महसूस हुआ। वो पानी साफ करने लगी कि बेहोश हो गई। ड्राइवर ने किसी को फोन किया। दूसरी तरफ से कोई बोला, इसे अहमदाबाद ले जाओ। फोन बंद करके ड्राइवर ने कार चला दी। लगभग 1 घंटे के बाद छवि की आंख खुली। उसने सामने देखा, कार अब भी चल रही थी। अब ड्राइवर की बगल वाली सीट पर कोई गुंडा टाइप आदमी बैठा था और उसकी बगल में भी एक औरत बैठी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर भी टेप लगी हुई थी। वो बुरी तरह घबरा गई। उसे वो वक्त याद आ गया जब वो किडनैप हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मन ही मन संग्राम के ठीक होने की दुआ की। हे भगवान, संग्राम एकदम ठीक हो, उसे कुछ ना हुआ हो। भगवान अब सब कुछ आपके हाथ में है, मेरे बच्चे को भी बचाना। वो मन में बोली। उसने देखा सामने पुलिस नाका था। उसने सोच लिया कि वो पुलिस को सब बता देगी। पुलिस वाले मुंह पर लगी टेप देखकर ही समझ जाएंगे। इसका मुंह खोल दो, उस गुंडे ने उसके बगल में बैठी लेडी को कहा। फिर उसकी तरफ देखकर बोला, मैडम तेरा हस्बैंड हमारे कब्जे में है, अगर तूने कोई गड़बड़ की तो उसे मारने में हमें देर नहीं लगेगी। मैं अभी अपने आदमियों को फोन लगाता हूँ। कहकर उसने किसी को फोन मिलाया। हेलो, मैडम के हस्बैंड को होश आया? नहीं आया? अच्छा सुन, सामने नाका है, अगर पुलिस ने कार रोकी और मैडम कुछ बोली तो उसे गोली मार देना। वो गुंडा बेदर्दी से बोला। छवि घबरा गई। उसे उनकी बात पर विश्वास हो गया था। कार नाके पर रुकी। पुलिस ने उन्हें रोका। कहाँ जा रहे हो? जी ये मेरी पत्नी है और माँ है, जिन्हें माता के दर्शन के लिए ले जा रहा हूँ। ड्राइवर के साथ बैठा लड़का बोला। पुलिस वाले ने कार में देखा कि अंदर सच में 2 लेडीज हैं, तो उसने उन्हें जाने दिया। छवि चाहते हुए भी बोल नहीं पाई। उसे संग्राम की चिंता हो रही थी। वहाँ के बाद कार कई नाकों और टोल प्लाजो पर रुकी, पर छवि चुप ही बैठी थी। फिर वो कार सड़क पर भागने लगी। छवि देख रही थी कि कार मनाली से बाहर आ गई थी और नीचे की ओर जा रही थी। छवि भागने की सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि संग्राम अब भी उनके कब्जे में था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी एक गलती की सजा संग्राम को मिले। स्कूल मम्मी प्रेयर के बाद ऑफिस में आई तो उन्होंने देखा कि छवि नहीं है। उन्होंने पियून को भेजकर पता लगाया, वो कहीं नहीं मिली। वो सोच में पड़ गई कि कहीं छवि की तबीयत तो खराब नहीं हो गई जो वो अचानक चली गई। उन्होंने छवि की सहेली टीचरों से पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। वो सभी तो प्रेयर में गई हुई थी। तब मैडम ने मौली को फोन किया। हेलो मौली, वो छवि तो नहीं आई यहाँ? नहीं मैडम जी, क्यों, क्या हुआ? मौली ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, मैं स्कूल में ही देखती हूँ, यहाँ दिखी नहीं तो मैंने पूछ लिया। कोई नहीं, बाद में बात करते हैं, कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। सारा स्टाफ भी ऑफिस में आ गया। सब छवि के बारे में पूछने लगे। शारदा जी बहुत घबरा रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने संग्राम को फोन किया। हेलो संग्राम, वो छवि नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं स्कूल असेंबली में गई हुई थी, वो यहीं ऑफिस में थी, यहाँ आई तो वो यहाँ नहीं थी। सारा स्कूल देख लिया, वो कहीं नहीं है। मैंने घर भी फोन किया था, पर वहाँ भी नहीं थी। संग्राम, मेरा दिल घबरा रहा है। वो रोते हुए बोल रही थी। मम्मी आप परेशान ना होइए, मैं देखता हूँ, वो मिल जाएगी, कहकर संग्राम ने फोन बंद कर दिया। वो भी परेशान हो गया। उसने सिड को बुलाया और उसे लेकर स्कूल आ गया। स्कूल में वो नहीं थी। तब उसने मम्मी को घर पर छोड़ा और खुद सिड के साथ छवि को ढूंढने निकल पड़ा। उसने राजू को भी बुला लिया था। राजू ने कई टैक्सी वालों से पूछा। तब एक टैक्सी वाले ने छवि की फोटो देखकर उसे पहचान लिया और उसने बताया, सर एक कार स्कूल के पास आई और इन्हें बिठाकर ले गई। मैडम बहुत परेशान लग रही थी, मैंने सोचा कि वो उनका कोई जानकार होगा। क्या, किस तरफ गई कार, कैसी थी, नंबर देखा था? संग्राम ने एक साथ उससे कई सवाल किए। और उसका वो काली रंग की डिजाइनर कार थी और उस कार पर गुजरात का नंबर था। मैं देखकर हैरान हो गया कि गुजरात का नंबर यहाँ कैसे। फिर याद आया, वो राजू ने बताया था कि आप लोग गुजरात से आए हैं, तो मैंने सोचा कि कोई घर का ही होगा। उसने सब बता दिया। फिर दाई तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ वो उस तरफ गई थी। संग्राम कहीं ये सिड कुछ कहने लगा था, फिर चुप हो गया। संग्राम उसे लेकर बताई हुई डायरेक्शन में चल दिया। उन्होंने पुलिस नाके पर सिड से छवि की फोटो दिखाकर पूछा, सर आपने इनको देखा है? गुजरात की कार थी, काले रंग की। गुजरात का नंबर, हाँ एक काली कार निकली थी, पर उसमें फैमिली थी, लड़का, उसकी पत्नी और उसकी माँ थी।
कार ड्राइवर चला रहा था। क्यों, क्या हुआ? पुलिस वाले ने बताया, जी वो मेरी पत्नी है, वो लोग उसे किडनैप करके ले गए। संग्राम ने दुखी होते हुए कहा, क्या? रुकिए, आप फिक्र ना कीजिए, हम आगे के टोल और नाकों को सूचना दे देते हैं, यहाँ से बाहर ना निकल पाएंगे। कहकर उसने वायरलेस पर सबको सूचना दी। एक काले रंग की डिजाइनर कार जो गुजरात के नंबर वाली थी, उसे देखते ही रोक लेना, उसमें एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे हैं, वो निकलने ना पाए। सभी अलर्ट हो गए। संग्राम उन्हें फोन नंबर देकर उस रास्ते चल दिया, अहमदाबाद। सहस काफी सोचने के बाद मीना के घर गया और दरवाजा मीना की मम्मी ने खोला। दरवाजा खुलते ही उसने पूछा, आंटी जी मीना है? सहस तुम? हाँ बेटा, वो मीना ना एक कंपनी में काम करती है, आई नहीं अभी, बस आने ही वाली है, तुम अंदर बैठो। आंटी ने उसे लिविंग रूम में बैठाते हुए कहा। उसे बैठाकर वो किचन में चली गई। लिविंग रूम में मीना के पापा बैठे थे। सहस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, कहाँ से शुरू करे। फिर उसने हौसला करके कहा, अंकल जी वो मीना मेरी ही कंपनी में काम करती है, वो कहीं चली गई है, आज शाम 3 बजे के करीब वो किसी की कार में बैठकर चली गई। मैंने हर तरफ ढूंढा, वो नहीं मिली, आपका नंबर नहीं था तो अब आपके पास आया हूँ। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। फिर उसने हौसला करके कहा, अंकल जी वो मीना मेरी ही कंपनी में काम करती है, वो कहीं चली गई है, आज शाम 3 बजे के करीब वो किसी की कार में बैठकर चली गई। मैंने हर तरफ ढूंढा, वो नहीं मिली, आपका नंबर नहीं था तो अब आपके पास आया हूँ। आंटी जो पानी का ग्लास लेकर आ रही थी, सहस की बात सुनकर घबरा गई। उनके हाथों से ग्लास वाली ट्रे छूट गई। वो भागकर सहस के पास आई और बोली, क्या कह रही हो तुम? मेरी मीना मिल नहीं रही, कहीं उसको किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। बेटे पुलिस रिपोर्ट की? अंकल जी ने पूछा। नहीं अंकल जी, मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूँ फिर जाऊँगा, आप चलेंगे? सहस ने पूछा। हाँ मैं अभी कपड़े बदल कर आया। कहकर वो कपड़े बदलने चले गए। उसकी मम्मी भी उन्हें मीना की फोटो और कुछ जरूरी कागज देने उनके पीछे चली गई। सहस परेशान सा सोच रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे ओम का ख्याल आया। उसने ओम को फोन किया पर उसका फोन बंद था। तब उसने संग्राम को फोन किया। संग्राम भी परेशान सा मनाली की सड़कों पर छवि को ढूंढता फिर रहा था। उसने सोचा कि सहस ने वैसे ही फोन किया होगा तो उसने फोन नहीं उठाया। सहस ने फिर फोन किया। इस बार संग्राम को लगा कि कोई जरूरी बात होगी, नहीं तो वो दोबारा फोन न करता, तो उसने फोन उठा लिया। हेलो भैया, आप बिजी तो नहीं है? सहस को लगा कहीं वो मीटिंग में ना हो। हाँ बिजी तो था, पर तू बता क्या हुआ, तेरी आवाज ऐसी क्यों लग रही है जैसे तेरा कुछ दुख रहा हो। संग्राम ने कार साइड पर रोककर बात की। सिड ने उसके साथ सीट बदली और उसे बगल की सीट पर बैठाकर खुद कार चलाने लगा। भैया एक मुश्किल हो गई है। इससे पहले कि संग्राम उसे छवि के बारे में बताता, सहस बोल पड़ा। क्या हुआ? संग्राम ने सोचा कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई होगी। भैया वो मीना पता नहीं कहाँ चली गई है, वो अपनी मर्जी से किसी की कार में बैठकर चली गई। आपके शहर में बहुत जान पहचान है ना, प्लीज कुछ करिए। सहस रुआसा सा बोला। क्या? ये कब हुआ और तू कहाँ था? संग्राम ने हैरान होकर पूछा। भैया आज शाम 3 बजे के करीब कोई उससे मिलने आया था, उसी के साथ वो चली गई। भैया अजीब बात है, उसी वक्त मुझे भी कुछ हो गया था, मैं पता नहीं कैसे सो गया, जब आँख खुली तब सब कुछ पता चला। सहस बोला। सहस तुम चिंता ना करो, सिड अपने खास बंदे को फोन कर रहा है, तुम उससे मिल लो। बाकी मुझे लगता है कोई हमारी फैमिली पर निशाना लगा रहा है। सहस किसी ने छवि को भी स्कूल से किडनैप कर लिया है, हम भी कब से उसे ही ढूंढ रहे हैं। संग्राम ने बताया। क्या भाभी भी? भैया कहीं उस बुआ का तो काम नहीं? सहस ने पूछा। हो सकता है, क्योंकि पापा और चाचा तो जेल में हैं, पर अभी कुछ कह नहीं सकती। संग्राम सोचते हुए बोला। कहीं ये हर्ष का काम तो नहीं? सिड बोला। नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। संग्राम ने उसी वक्त कहा। भैया ठीक कह रहे हैं, हर्ष भैया ऐसा नहीं कर सकते, कुछ दिन पहले वो ऑफिस में आए थे, मेरे और मीना दोनों में अनबन चल रही थी, उन्होंने ही हमें मिलाया। सहस बोला। तूने अब उसे फोन किया? संग्राम ने पूछा। नहीं भैया, मैं आपके बाद उससे बात करता हूँ, इस वक्त मीना के पापा के साथ थाने जा रहा हूँ। ठीक है भैया, आप सिड भैया के बंदों का नंबर भेज देना। कहकर सहस ने फोन बंद कर दिया। फिर मीना के पापा के साथ थाने चला गया। संग्राम और सिड सड़क पर काफी आगे निकल गए, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी पुलिस का फोन आया। हेलो, वो कार मिल गई है। फिर उसने संग्राम के फोन पर एड्रेस सेंड किया। वो दोनों उसी वक्त बताई हुई जगह पर पहुंच गए। वो गुजरात के नंबर वाली कार वहीं एक घर के आगे खड़ी मिली, लेकिन उसमें कोई नहीं था और घर भी खाली था। वहाँ कोई नहीं था, वो जहाँ से चले थे वो वहीं पहुंच गए। संग्राम अब और भी घबरा गया, क्योंकि अब तक उन्हें कम से कम एक कार का सहारा तो था, अब वो किसका पीछा करे। संग्राम को सबसे ज्यादा एक बात सता रही थी कि छवि प्रेग्नेंट है। अगर इस बार उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वो सिर पकड़कर रोने लगा। संग्राम तुम चिंता ना करो, मैं देखता हूँ अगर यहाँ कोई सीसीटीवी है तो। कहकर सिड गली के आसपास चेक करने लगा। उसे गली के उस पार एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिखा। संग्राम वो सामने कैमरा है, शायद उससे कुछ पता लग जाए। फिर पुलिस वाले से बोला। सर उस कैमरे की फुटेज मंगवा कर देखते हैं। पुलिस वाले उस कैमरे की फुटेज देखने लगे, लेकिन उन्हें वो कार अंदर आती दिखी। उसमें सिर्फ एक ही आदमी था। उसने भी मुंह पर बुरी तरह कपड़ा लपेट रखा था, सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी और इससे उसकी पहचान करना मुश्किल था। वो कार खड़ी करके आगे निकल गया। अब तो सिड की समझ काम नहीं कर रही थी। फिर कुछ देर सोचकर पुलिस वाले से बोला। सर अगर हम उस रास्ते में आते सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, इसमें हमें ये पता लग सकता है कि ये लोग कहाँ उतरे हैं, और अगर इन्होंने कार बदली है तो कौन सी कार में गए हैं। संग्राम को उसकी बात ठीक लगी। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। वो बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। कहकर उन्होंने अपने अफसर को फोन किया। हेलो सर, एक औरत की किडनैपिंग का केस है, वो शरद डिजाइन्स के मालिक है ना, उनकी वाइफ है। सर हमें कुछ लीड तो मिल गई है, हमें आगे की कार्रवाई के लिए फुटेज चेक करने की परमिशन चाहिए। अफसर ने परमिशन दे दी। वो लोग शहर के कंट्रोल रूम में गए। उन्होंने हर सड़क के सीसीटीवी को बारी बारी से देखा। तब उन्हें वो काली कार दिख गई। उन्होंने देखा कि कार में लोग बैठे थे, पर शीशे बंद होने के कारण उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। कुछ आगे जाकर वो कार सड़क के एक तरफ गली में चली गई। कुछ देर बाद वो कार वहाँ से निकल गई, लेकिन अब वो कार बिल्कुल खाली थी। उन्होंने अब बाकी की कारों पर ध्यान दिया, लेकिन अब जो हुआ उससे वो सभी हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि 4 सफेद रंग की डिजाइनर कारें उस गली में से निकली और सारी कारों में लोग बैठे थे। अब ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि किस कार में छवि होगी। उन्होंने हर कार की फोटो को फोन में सेंड कर लिया। फिर वो आगे की फुटेज देखने लगे कि कारें किस तरफ गई हैं। दुश्मन बहुत ही शातिर था, वो इनसे एक कदम आगे था। वो 4 कारें अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। अब उन्होंने डिसाइड किया कि उन चारों को चेक करेंगे। उन कारों में से एक कार चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी। संग्राम ने पुलिस को कहा।
मुझे लगता है कि ये कार हो सकती है। आप यहाँ से अगली स्टेट्स की पुलिस से बात करके इसकी खबर दे दो। हम प्लेन से चंडीगढ़ चलते हैं, हम वहाँ जाकर देखते हैं। संग्राम बोला। फिर सिड ने उसी वक्त 2 टिकट प्लेन की चंडीगढ़ के लिए बुक करा ली। वो दोनों उसी वक्त एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े। अहमदाबाद। मीना को होश आया तो वो एक कमरे में बंद थी। उसने देखा कि ये कोई स्टोर था, इसमें टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा था। उसने खुद को देखा, उसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह पर टेप लगी हुई थी। उसका प्यास से बुरा हाल था, ऊपर से गर्मी भी बहुत हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसने उसे किडनैप किया और क्यों किया। उसकी या उसके पापा की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सहस ने मीना के पापा के साथ थाने में रिपोर्ट करा दी। उसके पापा को घर छोड़ने के बाद सहस सिड के दोस्त पीटर के साथ गया। आप मुझे शुरू से बताइए, क्या, कब और कैसे हुआ? पीटर ने पूछा। कोई ऑफिस में आया था, वो उसे कार में बिठाकर ले गया। ये देखिए फुटेज। कहकर सहस ने उसे फोन पर फुटेज दिखाई। उसने फुटेज देखी, फिर बोला। सेठ बता रहा था कि उसी वक्त आपके साथ भी कुछ अजीब हुआ। हाँ, असल में मैं उस वक्त अपने ऑफिस में सो गया और आसपास क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। जब होश आया तो इस वक्त को 1.5 घंटा हो चुका था। पीटर उसकी बात सुन रहा था, पर उसने सहस की तरफ देखे बिना ही पूछा। आपके कमरे में कोई आया था? मेरा मतलब है बेहोश होने से पहले। सहस ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया। वो हैरान सा हो गया। हाँ, याद आया। वो ओम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था, मैं वहाँ गया था। फिर हम दोनों ने चाय पी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। पीटर ने फुटेज को लैपटॉप में डाला और एक ऐप खोलकर उसमें वो फुटेज डाली। कुछ ही देर में उसमें दिखने वाले नाम और उसकी आईडी उसमें सामने आने लगी। पीटर ने उससे पूछा, ये ओम कौन है? वो हमारा बहुत पुराना साथी है, वो संग्राम भैया का पीए था, अब वो हमारी कंपनी में ही डायरेक्टर है। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? सहस बोला। मुझे ये तुम्हारा ओम कुछ चालाक सा आदमी लगता है, कहीं वो तुम्हें बुद्धू तो नहीं बना रहा? पीटर ने पूछा। नहीं, वो ऐसा नहीं है, भैया का काफी वफादार है। सहस बोला। इतने में लैपटॉप पर कई खुलासे आने लगे। उसमें उस आदमी का जिसने मीना को बाहर बुलाया था उसकी सारी डिटेल आ गई। उससे पता चला कि ये एक शातिर गुंडा था। पीटर ने उसकी कंपनी की फुटेज को हैक करके उससे देखा कि वो आदमी वहाँ करीब 1 बजे से था। 1 बजे उसे ओम मिलने आया। पीटर उसे पहचानता नहीं था तो उसने पूछा, सहस जरा इसको देखो, ये कौन है? सहस ने आगे होकर देखा तो वो ओम था। वो हैरान हो गया, फिर कुछ सोचकर बोला, यही ओम है। ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी ओम को भी उठाना चाहता हो या ओम को इस पर शक हो। सहस, तुम कुछ ज्यादा ही भोले हो, तुम्हें उसके हाव भाव नहीं दिख रहे? देखो जरा ध्यान से, ये देखो, ओम उससे ऐसे बात कर रहा है जैसे उसे जानता हो। पीटर बोला। आपका सोचना है कि ओम इनके साथ मिला हुआ है? आपकी बातों से मुझे भी अब तो शक सा होने लगा है। उसने मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाया, फिर चाय क्यों पिलाई? पीने के बाद वो मुझे मेरे कमरे में छोड़कर कब गया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं? सहस बोला। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। आपका सोचना है कि ओम इनके साथ मिला हुआ है? आपकी बातों से मुझे भी अब तो शक होने सा लगा है। उसने मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाया, फिर चाय क्यों पिलाई? पीने के बाद वो मुझे मेरे कमरे में कब छोड़ गया, मुझे कुछ याद नहीं। सहस बोला। हाँ, यही हम सोच रहे हैं। अब आपको उससे सचेत रहना होगा और मैं उस पर नजर रखने के लिए किसी को कहता हूँ और मीना को ढूंढने के लिए भी टीम भेजता हूँ। आप ऐसा शो कीजिए जैसे कुछ पता ही नहीं। कहकर पीटर ने उसे भेज दिया और मीना को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजे। वो बोला, तुम लोग आर गैंग को जानते हो? जी सर। उस गैंग का किशन है ना, उसे पकड़ो और तब तक तोड़ो जब तक वो सब उगल ना दे। हमने लड़की को हर हाल में बचाना है। पीटर बोला। वो लोग काम पर लग गए। सहस वापस आता हुआ सोच रहा था कि क्या ओम ऐसा हो सकता है। उसने संग्राम को फोन किया। हेलो भैया, कुछ पता चला? बहुत ही शातिर है कमीना, उसने पहले से ही सब तैयारी कर रखी है। वो कार शायद अहमदाबाद ही आए। मुझे जाने क्यों लग रहा है कि दोनों किडनैपिंग का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं फ्लाइट लेकर और कार से पहले पहुंचकर उसका रास्ता रोक लेंगे। तुम्हारे यहाँ क्या हाल है? भैया, यहाँ भी कुछ पता नहीं चल पाया है। मैं सिर्फ भैया के ऑफिस गया था, वो पीटर ने बहुत हेल्प की। भैया, एक बात और है, हमें ओम पर शक हो रहा है। मीना से 2 घंटे पहले वो उस आदमी से मिला था जो मीना को ले गए थे। फिर मुझे भी ओम ने अपने कमरे में बुलाकर चाय पिलाई जिससे मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने ऑफिस में था। ये उसने इसलिए किया ताकि मैं मीना की किडनैपिंग में कोई अड़चन न डालूं। सहस बोला। सहस, बुरे वक्त में हम सब पर शक करने लगते हैं, पर मैं उनको जानता हूँ। वो जान दे देगा पर मेरे साथ बेईमानी नहीं करेगा। वो मेरे लिए तुम लोगों जैसा ही है। तुम मुझसे कुछ ऐसा मत कहना कि कल को शर्मिंदगी हो। संग्राम बोला। सेठ जो उसके पास बैठा था वो फोन लेकर सहस से बोला, सहस, ये संग्राम ना बहुत ही अच्छा है, इसे अब सब अच्छे लगते हैं। मेरा तो मानना है कि हर्ष और ओम दोनों ही शक के घेरे में आते हैं। भैया, पर ओम ऐसा क्यों करेगा? सहस ने पूछा। सिंपल सी बात है, देखो, तुम्हारे जाने से पहले कंपनी कौन संभाल रहा था? ओम। अब कंपनी का सीईओ रहने के बाद अचानक से वहाँ से हटाकर उसे डायरेक्टर बना दे तो क्या वो खुश होगा? वो संग्राम से बुरी तरह गुस्सा हो गया है। इतना रीजन क्या कम है? तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तुम लोग देख लेना। अच्छा सहस, हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, हम चंडीगढ़ पहुंचकर बात करते हैं। तुम हर्ष से बात कर लेना। कहकर उसने फोन बंद कर दिया। सहस घर आ गया पर वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था, ना ही वो कुछ कर सकता था। वो सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि उसे हर्ष ने रोका। कहाँ को गए हो भाई? सामने बैठा भाई नहीं दिख रहा? ओह हर्ष भैया, सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। मुझे भी आपसे बात करनी है भैया, आज बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। सहस ने सोफे पर बैठते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? सहस उसका रिएक्शन देखना चाहता था और उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे कुछ पता नहीं था। भैया धीरे बोलिए। वो आज मीना को किसी ने किडनैप कर लिया है और उधर संग्राम भैया का फोन आया कि छवि भाभी को भी किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं तो थक हार कर बैठ गया, लेकिन भैया अभी उस कार को चेज कर रहे हैं। वो लोग चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े हैं। भैया का सोचना है कि ये सब कोई यहीं से हैंडल कर रहा है, क्योंकि भाभी को किडनैप करने वाली कार भी गुजरात नंबर की थी। वो जिस रूट से आ रहे हैं उसे लगता है कि वो यहीं आ रहे हैं। सहस बोला। तुम सारा दिन से अब मुझे बता रहे हो? तुमने और भैया ने अभी तक मुझे गैर ही समझ रखा है ना? हाँ, वो भी क्यों ना, मेरे माँ बाप, बुआ, फूफा सबने आपके साथ बुरा किया है, तो मुझ पर आप कैसे भरोसा कर सकते हो? हर्ष ने दुखी होकर कहा।
अरे नहीं भैया, ऐसा क्यों सोचते हो? असल में बात ही शाम को हुई। मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने सोचा कि मुझे पहले मीना के मम्मी पापा को बताना चाहिए, तो मैं उनके पास गया, फिर उनके साथ पुलिस स्टेशन गया। तब मुझे सेठ भैया का ध्यान आया कि वो डिटेक्टिव हैं, तो यहाँ के बारे में जानते होंगे, ये सोचकर उन्हें फ़ोन किया। संग्राम भैया उसके साथ ही थे। तब उन्होंने भाभी के बारे में बताया और कहा कि मैं आपको फ़ोन करके ना बताऊँ, बल्कि सामने बैठकर बताऊँ। मैं सच कह रहा हूँ, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि आपकी पढ़ाई पर असर ना हो। कहकर सहस उससे लिपट गया। उसे डर था कि कहीं उसकी प्रॉब्लम दोबारा ना उठ खड़ी हो। कोई बात नहीं सहस, सॉरी, मैं भी ना क्या क्या सोचने लग जाता हूँ। हाँ भैया ऐसे ही है, वो हर मुसीबत को अपने तक ही रखना चाहते हैं। अब क्या किया है? पुलिस कहाँ तक पहुँची है? हर्ष ने पूछा। पुलिस का तो पता नहीं। हाँ वो पीटर सेठ भैया के दोस्त है ना, उन्होंने सर्च शुरू कर दी है। अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया है। वो कह रहे थे कि कुछ होगा तो फ़ोन करके बताएंगे। सहस बोला, ये किसका काम हो सकता है? मम्मी पापा तो जेल में है, बाकी बच्चे बुआ और फूफा, उनका काम हो सकता है। वो लोग पृथ्वी भैया के मरने के बाद से काफ़ी गुस्से में होंगे, उनका ही काम होगा। हर्ष बोला, क्या कह सकते हैं भैया, मुझे तो मीना की चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी, और भाभी का भी कुछ पता नहीं। बेचारी इतनी मुश्किल से माँ बनी है, दोबारा वही सब ना हो। सहस अपने हाथों को मलते हुए बोला, भगवान जी अब की बार उनके साथ बुरा मत करना। हर्ष ने हाथ जोड़कर दुआ की। मनाली पुलिस बताई हुई कार की तलाश कर रही थी। वो लोग उन्हें चंडीगढ़ वाले रास्ते पर ढूंढ रहे थे, जबकि वो तो कब के एयरपोर्ट से अहमदाबाद की फ्लाइट पकड़ चुके थे। छवि को पता भी नहीं उसका पासपोर्ट इनके पास कैसे आया। इन्होंने सब कुछ पहले ही सेट कर रखा था। वो चुपचाप उनका कहना मान रही थी। उसे डर था कि वो लोग संग्राम को कुछ कर ना दे। मुझे मेरे पति के बारे में बता दो प्लीज, वो ठीक तो है ना? उन्हें होश आ गया क्या? छवि जहाज में बैठने से पहले बोली। उस आदमी ने फिर से फोन मिलाया और बोला, हाँ मैडम के पति को होश आ गया क्या? चलो ठीक है। हाँ सुनो, उसे भागने मत देना, गोली तैयार रखना। अगर मैडम ने कुछ गलत किया या उसने कुछ गलत किया तो ठोक देना। उसने कड़कती आवाज में कहा, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, प्लीज उन्हें कुछ मत करना, मैं आपकी हर बात चुपचाप मान तो रही हूँ। छवि ने रोते हुए कहा। वो लोग मान गए और छवि को उस औरत और आदमी के साथ जहाज में भेज दिया। छवि ने सोचा कि वो अपनी किडनैपिंग के बारे में एक पर्ची पर लिखकर किसी एयर होस्टेस को पकड़ा देगी। फिर उसने सोचा ऐसा करने से वो लोग नाराज ना हो जाएं और कहीं गुस्से में मेरे बच्चे को। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं टिक के बैठूंगी। उनका जहाज उड़ा ही था कि संग्राम और सेठ वहां पहुंचे। वो जल्दी से चंडीगढ़ पहुंचना चाहते थे। उन्होंने वहां चेक किया तो पता चल गया कि चंडीगढ़ के लिए कोई फ्लाइट नहीं जाती। वो लोग परेशान हो गए। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो लोग कार लेकर बाहर आ गए। उन्होंने कार से ही जाने का सोचा, तभी सेठ को पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया। उसने उसी वक्त फोन उठा लिया। वो बात यह है कि हम जिस कार को ढूंढ रहे थे वो मिल गई है। उसमें एक फैमिली थी, लेकिन उसमें वो नहीं है जिसकी आपने फोटो दी थी। वो सभी यहीं बैठे हैं, आप लोग आ जाइए। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है हम आते हैं। कहकर सेठ और संग्राम उसी वक्त पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए। संग्राम सारे रास्ते सोचता रहा कि शायद छवि उन्हीं लोगों में से हो। वो लोग कुछ ही देर में थाने पहुंच गए। संग्राम कार से उतरते ही जल्दी से अंदर आया। अंदर 2 औरतें और 2 आदमी बैठे थे, लेकिन छवि उनमें नहीं थी। संग्राम ने उनसे पूछा, छवि कहाँ है? कौन छवि? कब से पुलिस वाले भी यही पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम किसी छवि को नहीं जानते। हमने तो एयरपोर्ट से ये कार की थी, अब अपने घर जा रहे हैं। ये लोग क्यों हमें पकड़ कर लाए हैं पता नहीं। उनमें से एक लेडी बोली। संग्राम ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा, फिर उसने पूछा, ड्राइवर कौन है? जी मैं हूँ जी। एयरपोर्ट किसको लेकर गए थे? सेठ ने पूछा। जी मैं रोज ही एयरपोर्ट से सवारियां लाता हूँ, वो बोला। संग्राम ने इंस्पेक्टर को इशारा किया। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर के गले को पकड़कर उसे डराते हुए कहा, झूठ बोलता है, इसे अंदर ले जाकर इसकी सेवा करो, फिर सच बोलेगा। 2 तगड़े पुलिस वाले उसे पकड़कर साइड वाले कमरे में ले जाने लगे तो वो डर गया और बोला, मैं बताता हूँ, प्लीज मुझे अंदर ना ले जाइए। पुलिस वालों ने उसे इंस्पेक्टर के सामने बैठा दिया। उसने बताया, मुझे मेरे दोस्त ने 3 लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाने को कहा था। मैं उन्हें छोड़कर आया तो मैंने सोचा कि खाली जाने से सवारी बिठा लेता हूँ, इसलिए इन्हें बैठा लिया। हमें तो जाने दीजिए। वो आदमी बोला, 1 मिनट, इस ड्राइवर को भी छोड़ते हैं और अब उसी के साथ जाना। पुलिस वाला बोला, जो बात तूने अब बताई वो पहले क्यों नहीं बता रहा था? इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से पूछा। वो उन लोगों ने मुझे दुगना किराया दिया था और कहा था किसी को बताना नहीं। वो जो मैडम आप दिखा रहे हैं वो भी थी इनमें। ड्राइवर पुलिस के डंडे को देखकर बोला, तुमने उन्हें एयरपोर्ट कब छोड़ा? उन्होंने कहा कि फ्लाइट ली है। संग्राम ने पूछा, मैंने उन्हें करीब 2 घंटे पहले छोड़ा था, बाकी सब हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस उन्हें एयरपोर्ट के बाहर छोड़ा है। ड्राइवर बोला। कुछ देर इंस्पेक्टर और संग्राम उससे ऐसे ही सवाल करते रहे, फिर उन्होंने उसे उस फैमिली को छोड़ने भेज दिया। संग्राम और सेठ उसी वक्त इंस्पेक्टर के साथ एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने 2 घंटे पहले आने वाली सारी फ्लाइट्स के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि इस दौरान एक फ्लाइट मुंबई के लिए और दूसरी अहमदाबाद के लिए निकली थी। सेठ और संग्राम ने एक दूसरे की तरफ देखा। अहमदाबाद के नाम का आना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर ये वहीं से जुड़ा हुआ है। संग्राम ने उसी वक्त सहस को फोन किया। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। Like, comment, subscribe for more. एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने 2 घंटे पहले आने वाली सारी फ्लाइट्स के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि इस दौरान एक फ्लाइट मुंबई के लिए और दूसरी फ्लाइट अहमदाबाद के लिए निकली थी। सेठ और संग्राम ने एक दूसरे की तरफ देखा। अहमदाबाद का नाम आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर ये वहीं से जुड़ा हुआ है। संग्राम ने उसी वक्त सहस को फोन किया। सहस और हर्ष बैठे बातें कर रहे थे। हर्ष ने नाम देखकर झट से फोन उठा लिया। हेलो भैया। हाँ जी। क्या? भैया मैं हर्ष भैया के साथ ही बैठा हूँ। उसने संग्राम के कहने पर स्पीकर ऑन कर दिया। वो लोग फ्लाइट से छवि को लेकर अहमदाबाद आ रहे हैं। तुम लोग एयरपोर्ट जाओ, शायद तुम उन्हें वहीं पकड़ सको और छवि को बचा सको। हम अगली फ्लाइट से आते हैं। संग्राम ने कहा। ठीक है भैया, हम लोग निकलते हैं। कहकर हर्ष और सहस जल्दी से कार लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। उनके घर से एयरपोर्ट की दूरी लगभग आधे घंटे की थी। ऊपर से ट्रैफिक लाइट्स के कारण आधा घंटा और लग गया। वो पहुंचे तो फ्लाइट को आए 1 घंटा 10 मिनट हो गए थे। वो लोग कब के वहां से जा चुके थे। हर्ष ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। सॉरी, फिर निकल गए। सहस भी बहुत मायूस था। उन्होंने संग्राम को फोन किया। भैया सॉरी, हम लोगों को पहुंचने में टाइम लग गया। ट्रैफिक जाम ने सब गड़बड़ कर दी। जब तक हम पहुंचे सब जा चुके थे। भैया अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं, ऐसा करो अब जाकर रेस्ट करो, सुबह देखेंगे। हम फ्लाइट में बैठने वाले हैं, हम खुद ही घर आ जाएंगे। कहकर उसने फोन बंद कर दिया।
सहस और हर्ष घर वापस आ गए। मीना को कमरे में बंद हुए कई घंटे हो गए थे। कोई उसे देखने तक नहीं आया था। बाहर अंधेरा बढ़ता जा रहा था, अंदर हल्की सी रोशनी थी। उसे लग रहा था शायद ये लोग उसे यहाँ छोड़कर भूल गए या उन्हें अब ये जगह याद नहीं रही। उसने अपने हाथ खोलने की बहुत कोशिश की पर वो अपने हाथ खोल नहीं पाई। तभी उसे बाहर शोर सा सुनाई दिया। ये शोर नजदीक आता जा रहा था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे फिल्मों में दिखने वाले गुंडे और वो बंधक लड़की के साथ क्या करते थे सब याद आने लगा। उसका डर के मारे बुरा हाल था। दूसरी उसे सहस की चिंता सता रही थी कि इन्होंने सहस के साथ क्या किया होगा। तभी दरवाजा खुला और दो लोग एक लड़की को अंदर फेंक कर चले गए। वो लड़की भी डरी हुई थी। उसने गिरते ही आह भरी। फिर उसने खुद को सेट करके बिठाया। फिर आसपास देखा। उसे थोड़ी दूर एक लड़की और दिखी। कम रोशनी के कारण वो एक दूसरे को पहचान नहीं पा रही थी। दोनों के मुंह पर टेप लगी थी तो वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकती थी। मीना को अब लगने लगा था कि ये कोई विमेन ट्रैफिकिंग वाले लोग होंगे। ये हमें दुबई के शेखों को बेचेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सोचकर वो खुद को घसीटते हुए उस लड़की के पास ले आई। उसने देखा कि वो लड़की बेसुध सी पड़ी है। वो उसके पास गई। उसने अपने हाथों से उसके मुंह की टेप उतारने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उसने उसकी टेप उतारी और उसे हिलाने लगी। उसे होश आ गया। वो बोली, हनी। मीना उसके पीछे गई और धीरे धीरे उसके हाथ खोल दिए। फिर उसे इशारे से अपने मुंह और हाथ खोलने को कहा। छवि को मुंह खोलने के बाद थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी। उसने जल्दी से उसका मुंह और हाथ खोल दिए। अब उन्होंने अपने अपने पैर भी खोल लिए। अब मीना भागकर दरवाजे पर गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने वहां से एक सोफा खिसका कर दरवाजे के आगे रख दिया। अब उसने वहां बनी खिड़की से बाहर देखा। वो हैरान रह गई कि वो ग्राउंड फ्लोर पर ही थे। उसे लगा कि वो लोग इन्हें किसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से इन्हें भागना मुश्किल होगा। वो उस लड़की के पास गई और उसे समझाया, सुनो, आप कुछ मत बोलना, हम खिड़की से कूदकर भाग चलते हैं। बस एक यही रास्ता है यहाँ से बचने का। छवि समझ गई और दोनों खिड़की से कूदकर बाहर निकलकर भाग ली। बाहर घना जंगल था। अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन मीना आइडिया से उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ती चली गई। उसे पता था कि वो रातों रात जितना दूर निकल आए उतना बेहतर है। जैसे ही उन्हें पता चला वो ढूंढने निकल पड़ेंगे। मीना ने जानबूझकर रास्ता भी बदल लिया था। उसे पता था कि वो लोग खिड़की की सीध में ही आएंगे। बाकी जब वो उसे लेकर आए थे तो उन्होंने उसका मुंह और हाथ पैर तो बांधे ही थे पर आंखें खुली थी। उसने रास्ते को ध्यान से देखा था। घर से दूर एक सड़क थी। वो उसी सड़क की तरफ बढ़ रही थी। छवि में चलने की हिम्मत नहीं थी। उसका भूख प्यास से बुरा हाल था। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था, फिर भी वो चली जा रही थी। उन्हें कुछ दूरी पर रोशनी सी नजर आने लगी। मीना को पता था कि वो सड़क के पास पहुंच गए हैं, लेकिन छवि की हिम्मत जवाब दे गई। वो वहीं गिर पड़ी। मीना परेशान हो गई। वो उसे कंधे पर उठाकर कुछ दूर तक लाई। यहाँ से सड़क साफ दिख रही थी। मीना उसे वहीं बैठाकर सड़क पर लिफ्ट लेने आ गई। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई आवारा लड़के ना मिल जाए। उसने देखा कि ट्रक आ रहा है। उसने ट्रक रोक लिया। ट्रक वाला सरदार जी था। उसने पूछा, ओए, तूने मरना है कि अभी ट्रक के नीचे आ जाती? देखिए भैया जी, हम लोग मुसीबत में हैं। मेरे साथ एक लड़की और है। कुछ लोग हमें उठाकर यहाँ ले आए हैं। बड़ी मुश्किल से बचकर भागे हैं। प्लीज हमें बचा लीजिए। मीना ने हाथ जोड़कर कहा। क्या? आ जाओ। ਤੁਹਾਡਾ भाई वाला जिंदा है? दूसरी लड़की कहाँ है? उसने बड़ी इज्जत से पूछा। मीना उसे लेकर छवि के पास आ गई। छवि बेहोश हो गई थी। ड्राइवर ने छवि को गोद में उठाया और ट्रक में ले आया। उसने अपने साथी को ट्रक में पीछे भेजकर छवि को आगे बैठाया और उसे पानी पिलाया। पानी पीकर छवि को होश आ गया। उसने आसपास देखा। वो ड्राइवर को देखकर घबरा गई और चिल्लाने लगी, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी मीना जो नीचे खड़ी पानी पी रही थी ऊपर आई और बोली, देखो तुम घबराओ मत, अब हम बच जाएंगे। उसकी बात सुनकर छवि चुप हो गई। तब ड्राइवर ने ट्रक चला दिया। वो गुंडे जो उनका ध्यान रख रहे थे वो शराब पीने में मस्त थे। एक आदमी दूसरे से बोला, जा यार, चक्कर लगा, कहीं भाग ना जाए। अरे नहीं भागती, दोनों बंधी पड़ी हैं, कैसे भाग सकती हैं? ये भोलू का मजबूत जोड़ है, खुलेगा नहीं। वो मजाक करता हुआ बोला, फिर शराब पीने लगा। दोनों गिरने तक पीते रहे।